वो क्या करेगा, वो नौकरी, क्योंकि स्कूल में जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो जॉब की दी जा रही है, नॉर्मल है, क्योंकि उसको बताया जा रहा है कि उसके टीचर भी कहते हैं बेटा 12th में लाने 98 और 98 लाने के बाद तुझको जाना है बीकॉम, बीकॉम के बाद करनी है एमकॉम, एमकॉम के बाद तुझे इतना प्यारा पैकेज मिलेगा, मजा आ जाएगा। सही बात है। अब उसके दिमाग में फीड किया जा रहा है एक्चुअली, कोई बिजनेस की बात नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ आज इंडिया बिजनेसमैन के लिए बनी नहीं है। आज आप नॉर्मल कोई भी बिजनेस करने जाओ, मेरे सामने गिलास रखा है, मुझे गिलास की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मैंने एक फैक्ट्री खोली, मुझे गिलास खोलना है, मैं कह रहा हूँ आपको 6 महीने लग जाएंगे लाइसेंस लेने में। कितने पैसे भरने पड़ेंगे? डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपके पेपर पूरे, डॉक्यूमेंट पूरे, मिलेगा ही नहीं। आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप ये कोर्स कर लो आपको बिजनेस आ जाएगा, ऐसा कोई कोर्स नहीं होता। बिजनेस हमेशा करके आता है। अगर बिजनेस करना है ना, मैं कह रहा हूँ 50,000 का कोर्स लेने से बढ़िया है ना 50,000 का कोई छोटा धंधा कर लो सीखने के लिए, वो ज़्यादा बढ़िया। ये गेम चल रहा है बड़े लेवल पे। SIP में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो। बहुत लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, ऑफलाइन नहीं देख रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पर्सनली सजेशन दूंगा, मत करो इन्वेस्ट SIP में। ऐसा देखो 6 महीने 1 साल में, भाई साहब अगर 6 महीने में फकीर बन गए क्या करोगे? लोग 50 साल की प्लानिंग लेके बैठे हैं नवीन जी, 50 साल की। बताओ, आप देखो, आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। गौतम अडानी जी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, हमारे देश के लोग खिलाफ हो गए। इंडिया के जो बिजनेसमैन टॉप नंबर 1 पे है, जो एक टाइम ऐसा आ रहा था इलोन मस्क को भी पीछे छोड़ देंगे, टॉप 2 पे आ गए थे, वर्ल्ड के टॉप 2 पे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे इंडिया वाले पीछे पड़ गए, चोर है, ये है, वो है। अब सोचो, जिस देश में अपने वालों को सपोर्ट नहीं करते तो दूसरों को क्या करेंगे? हमारे यहाँ इलोन मस्क को भगवान बना देते हैं, गौतम अडानी को चोर बना देते हैं। फर्क है हमारे देश में। तो कार्तिक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नवीन जी, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है आपके साथ बैठ के, क्योंकि आपकी वीडियोस तो बहुत सारी देखी मैंने पॉडकास्ट की। मैं क्या आज लाइव ही मिलेंगे आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आई एम ग्रेटफुल। और सर, बिलेटेड हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। हमें पता है पॉडकास्ट हमें दिवाली से पहले करना था एक्चुअल में। हाँ जी सर, बिल्कुल। बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आना जरूरी है। बिल्कुल सर जी। सर, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, सोशल मीडिया पे आपको फॉलो किया है जी, एंड आई हैव सीन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर देयर। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही है जी, व्हाई बिजनेस कोच, और ये आइडिया कहाँ से आया? पहला तीर ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया आपने आज। व्हाट इज बिजनेस कोच, और ये आइडिया आया कहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा था कुछ और। ओके। मैंने शुरू किया था केस स्टडी से। अब बिजनेस की केस स्टडी बताई, मेरा बिजनेस कोच बनने का कोई प्लान नहीं था एक्चुअल में। ओके। लेकिन मैंने है ना कहीं अपना तो जो टाइम है जिंदगी का वो काफी बिजनेस के अंदर बिताया एक्चुअल में नवीन जी, बहुत ज्यादा। मतलब आपको मैं थोड़ा सा बचपन में लेके जाऊं अपने। हाँ, थोड़ा सा मैं बताऊंगा डिटेल में। मतलब मैं एक 10th फेलियर आदमी हूँ। हाँ। 10th 12th में दोनों जगह में फेल हुआ बिल्कुल। ओके। 11th करने की कोशिश की लेकिन होते चले गए। ओके। एक होता है ना, एक टाइम बाद आदमी को समझ में आ जाता है पढ़ाई मेरे बस की है या नहीं है, तो हमें वो समझ में आ गया, वो अपने एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल। अब घर वालों ने कहा कि बेटा ऑप्शन ये है, या तो दोबारा कर लो, पढ़ाई कर लो, या फिर कुछ और कर लो। अब हमने कुछ और ही सुना। मैं क्या, पैसे खराब करने का कोई टाइम नहीं है, कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि मैं आता हूँ बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से। ओके। मेरे जो पापा है वो प्रिंटिंग प्रेस में जॉब करते थे उस टाइम पे, और जागरण वगैरह में सिंगिंग करते थे, तो मतलब इतनी इनकम नहीं थी। 15-20 हजार में घर चलता, और आपको पता ही है 15-20 में चलता गया। सही बात। कहीं ना कहीं मेरी जो उस टाइम की हाईएस्ट सेविंग थी वो 45 रुपीज थी। क्या बात। हाँ जी, मेरा मैक्सिमम था, मतलब उससे ऊपर की मैंने आज तक सेविंग नहीं की थी। मैं कहा यार 45 रुपीज बहुत है, बट पैसों की चीजें फील होती थी। वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो हमारे साथ सिनेरियो ये था उस टाइम पे, मुझे ना लग्जरी बड़ी अट्रैक्ट करती थी नवीन जी। उस टाइम पे मैं था भले मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब कोई गाड़ी जा रही है, मैं क्या प्यारी गाड़ी लग रही है, नाम नहीं पता गाड़ी का, कुछ नहीं पता, कोई सूट वूट में मुझे बंदा दिख रहा है, मैं क्या यार क्या बढ़िया, मतलब अट्रैक्ट करता था। राइट सर। मतलब खींचता था अपनी तरफ चीजें वो मुझे। ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, हम हाथ हिलाते थे, मम्मी पापा कहते थे हाथ हिलाओ। वो चलता है, हर आदमी के बचपन में होता है, सही बात है। तो ये चीज थी। मतलब घर वालों ने तो मजाक में कहा था, हमें वो लग गई। मैं क्या, जो इसके अंदर बैठ रहा होगा उसका क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। तो वो चीज मुझे लगी, शुरू से अट्रैक्शन मेरा लग गया था लग्जरी की तरफ। और वो करते करते जैसे बताया कि पढ़ाई के अंदर फेल हो गया। मिडिल क्लास फैमिली में एक तो होता है मिडल, एक होता है लोअर मिडल। मैं तो लोअर मिडल से कहीं ना कहीं। मतलब सोचो, जिसका घर 15,000 में चल रहा है और वो 20 लाख की गाड़ी के सपने देख रहा है,
तो गड़बड़ हो जाएगी कहीं ना बिल्कुल कहीं। सर, मतलब मेरे खानदान में जेन्युइन नोट पे बताऊं, अब जाके रिसेंटली किसी ने गाड़ी ली, किसी ने गाड़ी भी नहीं ली है कहीं ना कहीं। तो मुझे पता था मैं क्या, जिंदगी इतनी आसान नहीं होने वाली। बिल्कुल तो शुरुआत करते गए। मेरी शुरुआत कैसे हुई, फेलियर के बाद आपको बताता हूँ। फेलियर से पहले नहीं चलते, फेलियर के बाद क्या हुआ। मेरे जो ब्रदर है शिवम धीमान है, जो मेरे बिजनेस में को फाउंडर भी एक्चुअल में अभी, तो वो उस टाइम पे पॉलिटेक्निक कर रहे थे मुजफ्फरनगर के अंदर। तो पॉलिटेक्निक कर रहे थे, तो एक सेल्स कंपनी के अंदर थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं फेल हुआ, मैं उन्हीं के पास गया। मैं डिप्रेशन में था बहुत बढ़िया वाले, मतलब ऐसे डिप्रेशन में मेरे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना। तो क्योंकि जो भी मेरे घर पे आ रहा था वो ताना मार के जा रहा था मुझे। तो मेरे घर वालों ने क्या किया, मेरा भाई जहाँ पॉलिटेक्निक कर रहा था मुजफ्फरनगर में यूपी में, मुझे वहीं भेज दिया। तो मैं गया अपने भाई के पास बैठा, उसने मुझे बताया सेल्स कंपनी के बारे में। कहा कि भैया तू अगर इतने का प्रोडक्ट बेचेगा तो तुझे 5-6 हज़ार रुपये बचेगा, 5 को बेचेगा तो 30,000 रुपये बचेगा। सुनने में बड़ा बढ़िया लगा, क्योंकि पैसा अट्रैक्ट करता था शुरू में। मैं क्या, ये तो ठीक है काम। फिर मैंने जानना शुरू किया। तो मेरा भाई मुझे दिल्ली लेके गया, उसके साथ मैं दिल्ली गया, और वहाँ देख के एक बड़ा ऑफिस, कफलिंग शर्ट पहने हुए मुझे सामने एक सीनियर दिख रहा है मुझे मेरा, ठीक है, और ब्लेजर उसका टंगा हुआ है स्टैंड के ऊपर, हल्का हल्का सॉफ्ट म्यूजिक बजा, वो अट्रैक्ट किया। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 6 साल पुरानी लगभग। ओके। तो 6 साल पहले मैं दिल्ली में पहली बार गया, मैंने आज तक कदम नहीं रखा था उस टाइम पे दिल्ली में, पहली बार कदम रखा, वहां गया। और वहां मेरा जो सबसे पहले डिसीजन था, मतलब मैंने एंट्री की, डिसीजन तो मैंने लिया 2 मिनट बाद। सामने से जो सीनियर थे उन्होंने मेरी प्रोफाइल पहले ही देख ली थी, नॉर्मल इंस्टाग्राम था उस टाइम तो जैसे होता है ना, तो लड़कों का वही था। तो उन्होंने कहा आओ कार्तिक आओ। मैं बड़ा हुआ, मैं कि इतना बड़ा आदमी नाम ले रहा है मेरा, कितनी बड़ी बात है। तो वो अट्रैक्ट हुआ, मतलब मैं पागल हो गया सच बताऊं। मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं क्या ये बनना है। मैं सलमान खान नहीं जानता, मैं शाहरुख खान नहीं जानता, मुझे ये बनना है। क्लियर हो गया बहुत बढ़िया तरीके से। तो फिर बिजनेस जानना शुरू किया, और 1 साल में आप मेरी इनकम मानोगे उस कंपनी में, आप कहोगे कितनी बढ़िया इनकम की, 600 रुपये। हाँ, मैंने पूरे साल मेहनत की, धक्के खाए, सब कुछ किया। दिल्ली ट्रैवल करते थे अपने भाई के साथ मिलके, दोनों भाइयों ने जो मेहनत करके कमाया वो था 600 रुपये। घर वाले कहने लगे इससे बढ़िया किसी छोले भटूरे वाले के लग जा, वहां ज्यादा आ जाएगा, 15,000 महीना तो देगा वो। मैं क्या बात तो सही है, हाँ। लेकिन कोई नहीं, लगे रहे, क्योंकि मुझे पता है ना, अगर मैं 15 साल भी छोले भटूरे की दुकान पे काम कर लूँ ना, मेरी तनख्वाह 15,000 से 18 हो जाएगी भाई साहब, 20 हो जाएगी, पर 1 लाख कमी नहीं होगी। ये फैक्ट था, क्लियर था बिल्कुल। मैं क्या, अगर ये काम चल गया, लोग आज भी मुझे कहते हैं सर ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, मैं कहता हूँ 99% चांस है ये फेल होगा, 1% का रेशो है, और मुझे वो 1% बढ़िया लग रहा है। मैं क्या, अगर बाई चांस ये हो गया तो क्या होगा। तो 1 साल तो 600 रुपये कमाए, दूसरे साल मेरी इनकम 1 लाख हो चुकी थी महीने की। क्या बात। फिर मैं रुका नहीं, 15,000 हुई, 15 से 25 बढ़ती चली गई। फिर मैं रुका नहीं। कोरोना का टाइम आ गया, लोग रो रहे थे पैसे नहीं है, सेविंग नहीं है, हम पैसा कमा रहे थे उस टाइम पे। मतलब कोरोना काल में लोगों को कहते हुए भी मेरी जुबान बौखला जाती है। मैं क्या, दिस इज द बेस्ट टाइम। लोग कहते हैं क्या बात कर रहे हैं यार, हमारे तो खानदान में मर गए लोग, तुम कह रहे हो बढ़िया टाइम था। मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा वो टाइम, मैंने बहुत पैसा कमाया उस टाइम पे, लाख रुपए की मंथली इनकम हुई। तो फिर धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन बनानी शुरू की। तो कंटेंट मैंने बनाना शुरू किया बहुत बढ़िया तरीके से। केस स्टडी बनाई, जैसे फ्रूटी हुआ, माजा हुआ, रियल जूस हुआ, इनकी मैंने केस स्टडी बनाई। पान मसाला हुई कि इन्होंने कैसे कामयाबी की, इनके बारे में रिसर्च की। 1 साल तक मैंने कंटेंट बनाया फेसबुक पे, ठीक है। नवीन जी बहुत बढ़िया चला, लोगों ने बड़ा प्यार दिया। लेकिन एक सवाल मुझे जो हिट करता था एक्चुअल में, वो ये करता था कि यार दुनिया बना रही है। आज केस स्टडी आप यूट्यूब पे लिखो, जबरदस्त वाले लोग आएंगे जिनके पास बड़े बड़े कैमरा के सेटअप है। उस टाइम पे मैं एंड्रॉइड फोन से वीडियो बनाता था। मैं क्या, मेरे पास क्या है, लोग मेरी वीडियो क्यों सुनेंगे, ना वॉइस क्वालिटी बढ़िया, ना पब्लिक स्पीकिंग बढ़िया, तो है क्या, कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या, तो ये है कि 100 की भीड़ में भैया 100 के बाद नंबर मेरा लगेगा, पता नहीं कितने साल लग जाए। लेकिन एक मेरे अंदर क्वालिटी और थी, मैंने उस बीच में है ना, सेल्स कंपनी के बाद मैंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए थे। मैंने सेकंड हैंड मोबाइल भी बेचे, मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया अपने शहर वालों का, उसमें बीच में कमीशन लिया। मैं डायरेक्टर भी रहा एक टाइम पे, आपने देखा होगा यूजर नेम में सिंगर कार्तिक धीमान है। सो मैंने सिंगिंग भी ट्राई की, सारे काम किए, यूट्यूब चैनल भी बनाया, मतलब जितने भी काम हैं सारे ही किए ऑलमोस्ट। तो सारे काम करने के बाद मुझे समझ में आ गया, मैंने हर तरीके के पैसा कमाया। मैंने पानी की बोतल भी बनाई अपनी, मैंने इवेंट मैनेजमेंट का भी काम किया, मतलब छोटे छोटे काम किए। और कमाल की बात ये थी, पैसा भी कमाया, जिनमें पैसा मेरा 20,000 से एक फालतू नहीं लगा आज तक। जितने भी बिजनेस किए मैंने, तो वो क्वालिटी थी। लेकिन बाजार में मैंने देखा वो मिस आउट थी। लोग बता रहे 2 लाख के अंदर बिजनेस कर लो, 5 लाख में कर लो। अब जिसकी जेब में है ही 20,000,
अब मेरी जेब में तो 20 ही थे, मैंने एक शुरू कर लिया। अब मैं क्या, ऐसे मेरे जैसे लोग भी बहुत होंगे। मैंने कंटेंट बनाया, व्यू सेम आए जो मेरे नॉर्मल आ रहे थे 3-4 हज़ार, लेकिन 2-4 लोगों की कमेंट आई और मैसेज आया कि कार्तिक सर मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये बताओ ये जो मेरा प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व होगी। ओके, सॉल्यूशन दिया, मुझे वो हिट की। मैं यार व्यू तो रेगुलर आ रहे थे लेकिन लोग जेन्युइनली करना चाह रहे हैं, मुझे वो हिट की। मैंने और बनाना शुरू किया, 1 2 3 4 लाइन लगा दी। फिर क्या हुआ, लोगों के भर भर के कमेंट आनी शुरू हुई, ठीक है। और फिर मेरा फिक्स हो गया, मैं क्या अब मुझे ये जाना है। फिक्स हो गया, मतलब मैं क्या बनाना यही है। ओके, ऐसे लोग थे जो मेरे आसपास से थे जिन्होंने कुछ और कंटेंट बनाया, चल गए, लेकिन मैंने मोड़ा नहीं, मैं क्या बनाना यही है। क्यों? क्योंकि फॉलोअर गेन करना मिशन नहीं था, बिजनेस आइडिया देना मिशन था। आज भी मेरा विजन यही है कि आने वाले टाइम में अगर कोई बिजनेस आइडिया सर्च कर रहा है, अगर कोई फैमिली में कह रहा है मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो उसके पेरेंट्स ये गए जाके कार्तिक दीवान की वीडियो देख जाके। ये विजन क्लियर हो चुका था उस टाइम पे और आज भी सेम ही है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगभग 3 साल से मैं बिजनेस आइडिया का कंटेंट बना रहा हूँ और लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, मजा आ रहा है बिल्कुल। किसी का गालियों की फॉर्म में मिल रहा है, किसी का तालियों की फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, मजा आ रहा है। तो कहते हैं सर आपको गाली दे रहे हैं भर भर के। सोशल मीडिया है टॉक्सिसिटी का गेम, आपको गालियां पड़ेगी। जो बंदा इंस्टाग्राम पे 12 बजे रील देख रहा है, वो नॉलेज लेने नहीं देख रहा, सही बात है, वो कच्चा बादाम देखने को रील खोला है उसने। तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं जाके उसको बिजनेस आइडिया दे रहा हूं, वो तो गाली लिखे, तू कहां से आ गया भाई। तो अगर 1000 बंदा वीडियो देख रहा है, 1000 में से 50 जेन्युइनली आइडिया लेना चाहते हैं, तो मैं वो एक्सेप्ट करता हूं। अगर मुझे 500 बंदा गाली दे रहा है, 5 तारीफ कर रहा है, मैं मानता हूं मैं क्या नॉर्मल है। लेकिन यूट्यूब पे कोई बंदा अगर मुझे 15 मिनट अपनी दे रहा है 24 घंटे की, तो मैं मानता हूं मैं क्या उसको वैल्यू चाहिए। बिल्कुल तो YouTube पे गाली आ जाए, मैं देखता हूँ मैं क्या गलत हो गया थोड़ा कुछ वीडियो में, लेकिन 90% रेशो में लोगों की तारीफें ही आती है, लोगों को कॉन्सेप्ट बढ़िया लगता है और लोग शुरू कर रहे हैं। आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ मैंने लगभग 1000 से ज्यादा बिजनेस बना चुका हूँ मैं लोगों के। मेरे पास स्क्रीनशॉट आते हैं, सर हमने ये शुरू कर लिया, एक ने पानी का बिजनेस अपना शुरू कर लिया वीडियो देख देख के। तो यही जर्नी हमारी चल रही है। और जैसे आपका क्वेश्चन था कि बिजनेस कोच, मैं ऐसे ही बना, और बिजनेस कोच का काम भी यही है। आजकल मार्केट में आपको बहुत कोच मिलेंगे, लेकिन उनके साथ एक नाम भी जुड़ा होगा, मास्टर क्लास और वर्कशॉप एट 99 रुपीज। वो जरूरी है लोगों के लिए, बट मैंने आज तक कोई भी वर्कशॉप अपनी पेड नहीं की, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा सारा काम रहा कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस की एक्चुअल में नीड क्यों है, आज मैं आपको बताता हूँ बिजनेस कोच की नीड क्यों है बाजार में। बिजनेस कोच की नीड इसलिए है, कोई 12th वाला बंदा आया, वो क्या करेगा, वो नौकरी, क्योंकि स्कूल में जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो जॉब की दी जा रही है, नॉर्मल है। क्योंकि उसको बताया जा रहा है कि उसके टीचर भी कहते हैं बेटा 12th में लाने 98, और 98 लाने के बाद तुझको जाना है बीकॉम, बीकॉम के बाद करनी है एमकॉम, एमकॉम के बाद तुझे इतना प्यारा पैकेज मिलेगा, मजा आ जाएगा। सही बात है। अब उसके दिमाग में फीड किया जा रहा है एक्चुअल में। कोई बिजनेस की बात नहीं करता, बिजनेस का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है 12th के अंदर कॉमर्स वालों को, लेकिन जोर नहीं दिया जाता उस पर, उसको अकाउंट्स पढ़ाया जाता है। फोकस पूरा अकाउंट्स पे रहता है। क्यों? क्योंकि भैया अकाउंट संभालने लोगों के हैं, जिसका संभालना है वो नहीं बनना, अकाउंट संभालना है लोगों के। तो मैंने देखा, क्योंकि मैंने जितनी भी पढ़ाई की, तो मैंने देखा ये चल रहा था कहीं ना कहीं, बिजनेस की नॉलेज नहीं है। आज बंदे को कहां से नॉलेज मिलेगी? यूट्यूब से ही तो मिलेगी नॉलेज, कहीं से मिलेगी? वो कहां बिजनेस देखेगा? वो गूगल पे जाके सर्च करेगा हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, कौन सा बिजनेस करूं, बेस्ट बिजनेस आइडियाज इन इंडिया, बेस्ट फूड बिजनेस इन इंडिया, वो यूट्यूब पे सर्च करेगा। अब जब वो सब जगह सर्च करेगा तो वो वहां से नॉलेज मिलेगा। और अगर बिजनेस कोच ही यूट्यूब पे ना जाए तो वो तो कर ही नहीं पाएगा। सही बात है। आज आप देखो, आज कितना लोगों का थॉट प्रोसेस बदल चुका है। आज मैं देखता हूँ लोग कहते हैं मुझे सर जॉब के साथ बिजनेस करना है। कितना थॉट प्रोसेस पहले कहाँ सुनने को मिलता था। पहले तो लोग कहते हैं अरे जॉब कर ली ठीक है, खोलेंगे, मतलब बिजनेस का भी नहीं पता था लोगों को। सही बात है, बिल्कुल ऐसा तो था। तो आज टाइम बदला है, और ये बदला है बिजनेस कोच की वजह से। जो बाजार में बड़े बड़े बिजनेस कोच हैं हमारे, बड़े लेवल के, मिलियंस वाले, उनकी भी बात करेंगे हम। तो उन्होंने जो बनाया एक्चुअल में, वो आज लोगों को समझ नहीं आएगा, आने वाले 10 साल में समझ में आएगा। आज जो हम कंटेंट बना रहे लोगों को आज समझ नहीं आएगा, जो 10 साल बाद लोगों का परसेप्शन बदलेगा वो तब समझ में आएगा। सही बात है। तो दिस इज द थिंग, और मैं मानता हूँ बिजनेस कोच की नीड बाजार में बहुत ज्यादा है आजकल। सो ट्रू। तो दिस इज द थिंग। सर ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने कि क्यों जरूरत है बिजनेस जी की। सो एक क्वेश्चन ये आता है सर कि हमारी जो कंट्री है, सो डू यू थिंक कि जो हमारी कंट्री है वो बिजनेस ओरिएंटेड कंट्री है, जो हमारा जो इकोसिस्टम है कंट्री के अंदर
बिजनेस, कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए हमारे को 10 चीजें 5 चीजें चाहिए, बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? सच बता दूं आपको आज मैं, हाँ जी सर, बिल्कुल। इंडिया इज नॉट फॉर बिजनेसमैन। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। अगर छोटे लेवल पे बात करूं, आपको लगेगा गवर्नमेंट ने आपको हर तरीके से सपोर्ट कर दिया। बिल्कुल। मैं पॉलिटिशियन के साथ भी बैठता हूं और मैं फ्रैंकली कहता हूं, वो भी कहते हैं हमें पता है, पर वो ऊपर से चीजें चल रही, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, आज इंडिया बिजनेसमैन के लिए बनी नहीं है। आज आप नॉर्मल कोई भी बिजनेस करने जाओ, मेरे सामने गिलास रखा है, मुझे गिलास की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मैंने एक फैक्ट्री खोली, मुझे गिलास खोलना है, मैं कह रहा हूं आपको 6 महीने लग जाएंगे लाइसेंस लेने में। कितने पैसे भरने पड़ेंगे? डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपके पेपर पूरे, डॉक्यूमेंट पूरे, मिलेगा ही नहीं। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है ना, लाइसेंस मिलता ही नहीं। मैं देखता हूँ लोगों को धक्के खा रहे। एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और इन्फ्लुएंसर भी, बड़े अच्छे बिजनेस कोच हैं, रोहित जैन, उनका ऑक्सीजन प्लांट है। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, मैं उनके साथ पॉडकास्ट किया अभी रिसेंटली। उन्होंने कहा, कार्तिक जी, मैं कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन प्लांट खोलने वाला था, जो एक्चुअल में नीड थी लोगों को उस टाइम पे। गवर्नमेंट ने उस टाइम पे लाइसेंस नहीं दिया था, जिस टाइम नीड है, बताओ। तो ये टाइम हमारे यहाँ है, थोड़ी दिक्कत है। आप देखो ना, इंडिया का आदमी किसी चीज में पैसा कमाने लग जाए, गवर्नमेंट कह देती है भैया टैक्स बढ़ा दो, हर चीज में टैक्स बढ़ा दो, डॉक्यूमेंट बढ़ा दो। आज एक बंदा मुझे कह रहा था, कार्तिक सर आप कह रहे हो 25,000 में पानी की बोतल का बिजनेस कैसे हो जाएगा? BIS का सर्टिफिकेट चाहिएगा, FSSAI भी चाहिएगा, कैसे हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ लाइसेंस तो इतने चाहिए कि भाई साहब पूरी जिंदगी लगा दोगे वो भी नहीं मिल पाएंगे। आपको ट्रेडमार्क भी चाहिएगा, आपको GST भी चाहिएगी, BIS चाहिएगा, पता नहीं क्या क्या चाहिएगा, लेकिन कहां तक लाओगे बताओ? आजकल कहते हैं ना, एक रेस्टोरेंट चलाने में इतने लाइसेंस चाहिए, इतने एक गन का लाइसेंस लेने में नहीं चाहिए। गोली चला सकते हैं। हाँ, गोली चला लो, आप बिजनेस मत करो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भैया नीचे वाला आदमी अमीर ना बन जाए। हमारा इंडिया बिजनेसमैन के लिए नहीं है। आप उठा के देख लो, कोई भी बड़े लेवल का बिजनेसमैन स्टार्टअप हुआ, उनकी जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कभी सिंगापुर हो रही है, कहीं कहीं हो रही है बाहर, इंडिया में नहीं करते लोग। जो भी प्रॉपर बिजनेसमैन होगा वो कभी भी इंडिया में रजिस्टर्ड अपनी कंपनी नहीं करेगा। अगर आप लाख रुपए का धंधा बनाना चाह रहे हो, 1 करोड़ तक बनाना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन जो बड़े लेवल पे जाता है ना, वो इंडिया में नहीं करता एक्चुअल में। क्योंकि आप देख लो ना, आप गवर्नमेंट की एक बार नजर में आ गए, आपको जीने नहीं देगी। सही बात। आप रोड पे चले जाओ, मैं इंडिया के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आप रोड पे चले जाओ, आपकी गाड़ी के पूरे कागज है, अगर रोकना होगा ना, रोक लेगी, बिल्कुल रोक लेंगे, निश्चित रोक लेगी। आपके कागज मैटर नहीं करते, सामने वाले पे मैटर करता, वो रोकेगा नहीं। इसलिए तो आजकल लोगों का अट्रैक्शन पैसा, पावर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि पैसे वाले को आदमी सोच के रोकता है, पैसे वाले के साथ सामने वाला भिड़ता नहीं, पावर वाले के साथ स्पेशली। तो मैं मानता हूं कि बिजनेसमैन के लिए नहीं है। अगर बिजनेस करने आज जा रहे हो ना, मैं एक बात बता दूं, कान खोल के आज सुन लेना सब लोग, कि नहीं बना इंडिया। डरना मत बिल्कुल भी। आपको सिस्टम के लोग आएंगे, डराएंगे, हम तुम्हारी कंपनी बंद करवा देंगे। मैं बता रहा हूं, छाती ठोक के कुछ नहीं होगा। आप बाहर चले जाओ, रोड साइड में, फुटपाथ पे चले जाओ, कितने स्टॉल लग रहे हैं फूड के, मोमोज के लग रहे हैं, पता नहीं कहीं कहीं के लग रहे हैं, बर्गर वगैरह के। सही बात। किसके पास लाइसेंस है? एक फूड लाइसेंस तो सबको चाहिए, कंपलसरी है ही नहीं, है नॉर्मल है। और लोग कह रहे हैं बिजनेस शुरू करने से पहले ये लाइसेंस ले लो, वो ले लो। मैं कह रहा हूं जो मैंडेटरी है वो ले लो शुरू में, लेकिन डरना मत। अगर इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, डरना मत। छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डर के धंधा मत करना, वरना गवर्नमेंट कच्चा चबा जाएगी बिल्कुल खुल के। रियलिटी है ये बोलना नहीं चाहिए पब्लिकली, लेकिन बोल रहा हूँ। सही बात है। इसके बाद चाहे कोई पीछे पड़ जाए क्या करे, लेकिन है, लोगों को समझनी जरूरी है। बिजनेसमैन के लिए इंडिया नहीं बना, इंडिया बना है नौकरी वालों के लिए। नौकरी वालों को कोई परेशान नहीं करता, कभी भी कोई नहीं करता नौकरी वाले को, परेशान करता है बिजनेसमैन को। तो दिस इज द थिंग नवीन जी। राइट सर, बहुत सही बात बोली आपने, एक ब्लंटली बता दिया जी। जो बात पर्दे के पीछे छुपी हुई थी आपने आगे ला दी। क्या ही छुपाना आप। सही बात है सर जी। तो सर अभी एक चीज बताइए मुझे, आपका बिजनेस करने का तरीका क्या है? कि जैसे दो टाइप के होते हैं ना, एक तो क्या होता है कि एक इंसान क्या करता है बिजनेस में, अब पावर सारी अपने हाथ में रखता है, सेंट्रलाइजेशन। एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, कि भी आप बिजनेस में अपने साथ में और लोगों को ग्रो करवा रहे हो, पावर अथॉरिटी उनको दी है, फाइनल डिसीजन ऑफ कोर्स आपके साथ रहते हैं, मेजर डिसीजंस बाकी सब वो फ्री हैंड करते हैं। तो आपका क्या तरीका है काम करने का? मेरा तरीका नवीन जी ये है कि जो काम मुझे आता है वो मैं किसी को करने नहीं देता। ओके। और जो काम मुझे नहीं आता मैं उसको हाथ नहीं लगाता कभी भी। ये फैक्ट है एक्चुअल में।
जैसे मुझे पता है कि अगर मैं अभी एक डिजिटल एजेंसी के साथ मैंने पार्टनरशिप की, मुझे पता है मुझे वो काम नहीं आता। सही बात। मैं क्या काम आप करो, जो मैं खिलाड़ी हूं उसका मार्केटिंग सेल्स का वो मुझे दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि सर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट संभालो, मैं मार्केटिंग सेल्स देखूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा सही बात। कभी भी। मतलब मेरा सीधा फंडा यही है, मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि जिस काम का मैं खिलाड़ी हूं, मैंने अपनी जिंदगी के काफी साल मार्केटिंग और सेल्स में घुसा है, मैं वही करूंगा। समस्या क्या है, लोगों को क्या करना, लोगों को ऐसा कर देते हैं, लोग राजा बन जाते हैं धंधे के अंदर। एक्चुअल में लोगों की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस खोलते ही सबसे पहले तो एक बड़ा ऑफिस बनाएंगे, वो आराम से बैठेंगे, काम नहीं करना, कुछ भी काम लोग करेंगे, और आखिरी में पता लगता है कि लोग ही उनको चले गए, बिजनेस भी ले गए, काम भी ले गए, खत्म। लेकिन रियलिटी आज के टाइम में सिर्फ यही है कि मेरी भी स्ट्रैटेजी सेम है, जो काम आपको आता है सिर्फ वही करो, हर जगह मत घुसो। और जो आपका एम्प्लॉय है या आपका कोई टीम मेंबर है ना, वो आपका टीम मेंबर नहीं है, वो आपका पार्टनर है। जिस दिन आपने अपने एम्प्लॉय और टीम मेंबर को पार्टनर मानना शुरू कर दिया, उस दिन धंधा ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाएगा। मेरी स्ट्रैटेजी यही है। मतलब आप बता नहीं सकते, जब आप कभी मेरे ऑफिस विजिट करोगे, कौन एम्प्लॉय है कौन टीम मेंबर है, सब सेम है। मतलब देख के ऐसे लगता है, आप कपड़ों से भी ये कहोगे तो सीईओ लग रहा है। रियलिटी है। क्यों? क्योंकि उनको मैंने माइंडसेट ही उस लेवल का ट्रेंड किया हुआ है। क्योंकि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो धंधा है, उनकी वजह से चल रहा है एक्चुअल में। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो बड़ी सिंपल है इन मामलों में, यही काम करना है। सर जैसे आपने बताया कि आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, सो अभी मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे पॉडकास्टर आ रहे हैं, हर गली मोहल्ले से, मतलब 2-3 पॉडकास्ट तो निकल ही रहे हैं जी। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंटेंट क्रिएशन? पॉडकास्ट का क्या फ्यूचर है? पॉडकास्ट फिल्टर होगी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो बंदा आज की डेट में पॉडकास्ट कर रहा है उसको ये चीज़ सुननी चाहिए, और बहुत ही डिटेल के अंदर, कि पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा फिल्टर होगी। अगर आज 100 बंदे हैं, 100 में से 20 बचेंगे। और ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, 1 साल मैक्सिमम, 1 साल के अंदर सब फिल्टर हो जाएंगे। आज आप देखो लोगों के व्यूज नहीं आ पा रहे, रीजन बताऊं क्या है? मैं आपको बताता हूं पॉडकास्ट का फ्यूचर, और रीजन सिर्फ एक ही चीज है। जिस बंदे ने एक चीज पकड़ ली, उसकी क्या कहते हैं, उसकी ब्रांड इमेज उस लेवल की हो जाएगी, उसी से वो जाना जाएगा, लोग उसको सर्च भी उसी लेवल की करेंगे। आज अगर लोग कार्तिक दीवान को जान रहे हैं, वो बिजनेस आइडिया के लिए जान रहे हैं। किसी को बिजनेस आइडिया चाहिए, वो कार्तिक दीवान सर्च करेगा। लेकिन अगर किसी को बिजनेस की नॉलेज चाहिए, फाइनेंस की चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप की चाहिए, फाउंडर्स की चाहिए, बड़े लेवल की चाहिए, तो वो आज राज शमानी का कंटेंट फॉलो करता है। किसी को सेलिब्रिटी के बारे में जानना है, थोड़ी इंफॉर्मेटिव चीज जाननी है, डीप चीजें जाननी है, तो रणवीर अलाहाबादिया के में जाता है पॉडकास्ट में। सो ट्रू। तो आज के टाइम में अगर कोई पॉडकास्ट शुरू कर रहा है, उसको पहले करना पड़ेगा कि मेरा है क्या थीम। या तो प्योर हॉरर पे आओ, हॉरर कंटेंट जो चल रहा है कहीं ना कहीं। बिजनेस में जा रहे हो तो प्योर बिजनेस में जाओ कहीं ना कहीं। जब लोग मिक्स कर लेते हैं ना व्यूज के चक्कर में, एक्चुअली तब गलती होनी शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं। वे लोग फिल्टर हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ, ये कोई अंदर खाते चीज नहीं बताता। एक चीज मेंटेन करके चलो कि अगर मेरे मान के चलो मैं 10 बजे पॉडकास्ट सुनता हूँ, आजकल लोगों का हो चुका है कि लोग रात को भाई काम धंधे से फ्री हो गए, अब जाके थोड़ा यूट्यूब पे पॉडकास्ट सुनेंगे। लेकिन मैंने जैसे बताया, इन लोगों का मूड किस लेवल का, अगर किसी को फन इंफॉर्मेटिव सुननी है ना, तो वो किसके चैनल पे जाए। तो आप देखो आप अपने आप को रिप्रेजेंट किस चीज में करते हो। मैं मानता हूँ फिर क्या फ्यूचर बहुत बढ़िया हो जाएगा। पॉडकास्ट का फ्यूचर बने या ना बने, आपका तो जरूरी बन जाएगा फिर। बस पता होना चाहिए आपके साथ नाम क्या जुड़ रहा है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो सर अभी एक चीज बताइए कि एक बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टनरशिप करना चाहिए बड़े लेवल पे। ओके। अगर आपका धंधे में प्रॉफिट 1 करोड़ से नीचे है, पार्टनरशिप में मत घुसना कभी भी। ठीक है। 100 में से 98 पार्टनरशिप फेल होती है, 98। और दिस इज अ ह्यूज नंबर। बिल्कुल सर। ये मोटिवेशन पे नहीं चलेगा कभी भी, अरे हम तो 2% में आ जाएंगे, 98 में आ गए गड़बड़ हो जाएगी। और मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ, अपने शहर के जानता हूँ, जिन्होंने करोड़ों रुपए फैक्ट्री में लगाए, पार्टनरशिप में लगाई, लेकिन नहीं टिकी। क्योंकि पार्टनरशिप में विजन मैच नहीं हो पाता। नवीन जी, आज आप बिजनेस करने जाओ, आज आपने सोचा चलो मैं ब्लेजर का बिजनेस करता हूँ, एग्जाम्पल टी शर्ट का बिजनेस करता हूँ, ठीक है। आपका विजन है मुझे अपनी कंपनी को 1000 करोड़ की लेके जाना है। आप एक अलग इमेज देख रहे हो एक्चुअली। आप अपने टीम के साथ माइंड में सोच रहे हो कि कितना बड़ा ऑफिस होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ वो होगा, इतने करोड़ की सेल होगी। बिल्कुल। आप वो विजन सामने वाले को नहीं दे पाओगे, आप वो विजन मुझे नहीं दे पाओगे एक्चुअल में। आप बताओगे हम ये करेंगे, उसके दिमाग में आएगा ठीक है, वो पहले ये सोचेगा मुझे क्या फायदा है,
कहीं ना कहीं। और जब तक विजन मैच नहीं होगा, क्योंकि बिना प्रॉफिट के आप तो अपने धंधे में काम कर लोगे, वो नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। 1 साल रेस्टोरेंट ना चले, जो उसकी पार्टनर वाले थे ना, वो कह बंद कर लो भाई, हम सैलरी नहीं दे पाएंगे स्टाफ की। राइट। तो दिस इज द बेटर रियलिटी। इसलिए आपका विजन है, अकेले जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, टीम मेंबर लाओ, पार्टनर मत लाओ यार। सही बात है। पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा गड़बड़ है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सही बात है। जो पार्टनरशिप में जो आपने बोला कि जो विजन मैच करने वाली बात है, हाँ, वो बहुत बड़ी चीज है। हो गई नहीं। क्योंकि रिसेंटली अभी मेरे किसी फ्रेंड से मेरी बात चल रही जी। थी, तो ही इज इन यूएस एंड दे आर इन फूड चेन। ठीक है। तो उनका क्या है कि उन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया उन्होंने। अब फर्स्ट रेस्टोरेंट वाज गोइंग ओके 50-50 में था, ठीक था। और दूसरा जो रेस्टोरेंट था वो किसी और का था, वो प्रॉफिट में था 10-20% पे। व्हेन दे मर्ज, तो क्या हुआ कि उनका विजन मैच नहीं कर रहा काम पे। तो अब क्या हुआ, दोनों बिजनेस लॉस में। एक नहीं है, पहले एक एवरेज था, एक प्रॉफिट में था, अब दोनों लॉस में है। बताओ। तो अब वो क्योंकि पार्टनर्स का विजन मैच नहीं हो रहा, वही नहीं, तो वो प्रॉब्लम है उनको। क्योंकि वो एक इन्वेस्ट कर रहा है, एक काम कर रहा है, लेकिन जो इन्वेस्ट कर रहा है वो टाइम नहीं स्पेंड करता है, जो काम कर रहा है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। फिर वो कह रहा है कि मैंने तो बिजनेस चलाया है, वो कहता है कि मैं लोग, आप देखो ना, लोग एक गड़बड़ और भी है, लोग सीधा कहते हैं सर मुकेश अंबानी अकेला थोड़ी चला रहा है, उसके भी पार्टनर है। मैं क्या, यू आर नॉट मुकेश अंबानी, वी आर नॉट मुकेश अंबानी। सही बात है ना। हमारा कहीं अगर उनका धंधा ना चले उनको दिक्कत नहीं है। सही बात है। आपका धंधा ना चला, आप तो बर्बाद हो जाओगे। बिल्कुल है। सबसे बड़ी बात, जैसे अनिल अंबानी का हुआ, हाँ? उसका धंधा नहीं चल रहा, तो या तो आपके भाई मुकेश अंबानी हो। सही अब हमारे है नहीं, और बनाएंगे भी नहीं वो। एज ए फन फैक्ट बोलते हैं ना, हाँ। इतना गरीब होना है जितना अनिल अंबानी है। बस बस, हमें इतनी इच्छा है हमारी, अमीर बनना ही नहीं, हमें गरीबी बनना है। सही बात है। तो सर अभी एक माना जाता है आजकल, जैसे बड़ी रील्स आती हैं, एक बिजनेसमैन को, एक सीईओ को जी बुक्स पढ़नी चाहिए हर महीने 10 बुक, कई लोग कहते हैं 20-20 बुक पढ़नी चाहिए। आई क्या बात। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक सीईओ 20 बुक पढ़ेगा तो बिजनेस कब चलाएगा? फिर तो उसको नौकरी करनी पड़ेगी। किताब पढ़ो आराम से, नौकरी करते रहो, पढ़ते रहो। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, इसमें थोड़ा बवाल हो सकता है, लेकिन रियलिटी है, किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी चीज़ है, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन डेली नहीं पढ़ता, मैं पहले ही बता दूँ सबको। लेकिन जब टाइम मिलता है तब पढ़ते हैं। आप किसी इंसान को ये कह दो जबरदस्ती तुझे 1 घंटा किताब पढ़नी है, जो मोटिवेशनल स्पीकर कहते भी आपको किताब पढ़नी है, वो 1 घंटा किताब पढ़ रहा है, उसको नॉलेज कुछ नहीं है फिर भी। क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं है पहली बात तो पढ़ने का, नॉलेज उसे चाहिए ही नहीं, और वो पढ़ते जा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन सीईओ को मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना, प्रॉफिट पे। कोई आपसे 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी टीम मेंबर, आपकी फैमिली, आपके कस्टमर आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने किताबें कितनी पढ़ी, आपको ये कहेगा आपने कमाया क्या, आपने बनाया क्या। फिर से सबसे बड़ी बात है। और मैं बता रहा हूँ, टाइम कंज्यूमिंग है। आप किताबें पढ़ो, अच्छी चीज, आपके पास टाइम है, रात में पढ़ो, अगर आप निकाल सकते हो बेटर है। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि आप किताबें नहीं पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे, ये भी रियलिटी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको पढ़ना आता ही नहीं, बिजनेस चला रहे। आप चले जाओ गुजरात में, मारवाड़ी इतने सारे लोग हैं, कोई किताब पढ़ता हुआ दिखा दो आप मुझे, एक बंदा दिखा दो आप। बिल्कुल सही सर है, वो महाभारत पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, वो कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं, आप उनको देखो, उनका हिसाब भी उनका बेटा करता, वो पढ़ते ही नहीं, और लेकिन उनसे बढ़िया बिजनेस चला भी कोई नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ ना चक्कर क्या है नवीन जी, फैंसी हो चुका है सब कुछ। लोगों को चाहिए फॉर्मल में बैठा हो, हाथ में किताब हो अच्छी अच्छी, है ना, लगना चाहिए बिजनेसमैन है। करना नहीं है कि हरकतें बिजनेसमैन वाली नहीं है, लगना चाहिए बस बिजनेसमैन है। यहाँ गड़बड़ हो रही है थोड़ी। और मैं मानता हूँ रीडिंग अच्छी है, ठीक है, टाइम हो, स्टूडेंट हो, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जेन्युइनली आज तक जितनी किताबें पढ़ी होगी 10 होगी मैक्सिमम, कहीं ना कहीं। लेकिन नॉलेज कहीं से भी मिलती है। आप एक किताब में से पढ़ लो, आप किसी ढंग के बिजनेसमैन के साथ बैठ जाओ, वहां से जो आपको ज्ञान मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल है। बिल्कुल सही बात होगी सर। तो मैं लोगों के साथ बैठना ज्यादा प्रीफर करता हूँ एक्चुअली, किताबों से ज्यादा। सबका अपना अपना तरीका है। ट्रू। है। और किसी किताब के बारे में मैंने ज्यादा सुन लिया तो पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने रिकमेंड कर दिया कि कार्तिक जी ये बुक पढ़िए, मैं पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिकमेंडेशन है, ऐसे नहीं कि पढ़नी है यार। अब किताबें अगर पढ़ी जाती है तो मैं 12th ना करता। तो नहीं पढ़ी जा रही, क्या करें। सही बात है सर। ये फनी बात थी जी। सर व्हाट इज योर व्यू कि गवर्नमेंट पॉलिसीज तो इतनी बनाती है,
कि ये वाला बिजनेस के लिए मेक इन इंडिया और वो कुछ चल रही है, लेकिन जब हम बैंकों में जाते हैं अपने लोन वगैरह के लिए और एमएसएमई के लिए जाते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इतनी भयंकर होती है कि आदमी डर जाता है, यार रहने दो, मेरे को नहीं करनी है ये। वो ऐसा लगता है कि जैसे आपको पता नहीं क्या ही कर देंगे, वो किडनी मांग लेते हैं वो तो। तो एक बार किडनी एक्चुअली किडनी मांग लेते बंदा, फिर भी 100 में से मान लो 10 बंदे तैयार भी हो जाएंगे, किडनी बेच के 24 घंटे में पैसे मिल जाएंगे। लेकिन पर वो बिजनेस के लिए पैसा नहीं मिलता है कभी नहीं। और चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कई जगह पे कि जो देखने में बताई जाती है इतनी सिंपल है। अब मेक इन इंडिया चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और उसके अंदर क्या है कि आपको बैंकों से लोन मिल जाएगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है, सब सही है। बैंक में जाते हैं, सब बातें अलग है, आपको ये लाना, ये लाना, ये लाना, ये लाना है। तो ए डॉक्यूमेंट के लिए बी चाहिए, बी डॉक्यूमेंट के लिए ए चाहिए, अब बताओ कैसे लाओगे? मतलब ही नहीं है। लोन की इतनी बुरी हालत है नवीन जी आज के टाइम में। पहली बात तो धंधे को चलाने में लोगों को लोन चाहिए, बिल्कुल है। गवर्नमेंट के पास जाता है, नहीं मिलता। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ऐसी हो रही है, आप ईएमआई पे फोन लेने जाओ, वो आपको मिल जाएगा एंड टू एंड, बिल्कुल मिल जाता है तुरंत, 1 सेकंड के अंदर क्रेडिट कार्ड आपका बन जाएगा। लेकिन आपका लोन पास नहीं होगा। ये बहुत बड़ी दिक्कत है और ये चलती रहेगी, ये इसका कोई समाधान नहीं है। क्योंकि देखो डॉक्यूमेंटेशन इतना पूरे नहीं कर पाओगे, कुछ भी डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, फिर बैंक में चले जाओ। ये वो वाली बात होगी ना, जैसे कि मान लो XYZ बैंक है, उसने हमने फोन लेना है, वो बैंक हमें लोन दे देगा, ठीक है, उसे बिजनेस करना है, तो उसको पता है कि 100 लोगों को लोन दूंगा, 100 में से 80 लोग मेरे को रिटर्न कर देंगे, 20 नहीं देंगे जी, ठीक है, लेकिन वो 80 लोगों से मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, यही बिजनेस है। और अगर हम बैंकों की बात करते हैं तो वहां पे क्या है कि जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। लोन मिल जाएगा, लेकिन आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, वो है, सबको जानना चाहिए इसका, वो आप अमीर होने चाहिए। अगर आप अमीर है, आपको लोन मिल जाएगा, कितने ही ले लो आप। सही बात है। आप दो भी ना, कोई नहीं, सेटलमेंट हो जाएगा 50% में, मुझे दिक्कत नहीं। सही बात है। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है जी। आज से कुछ साल पहले मैंने अपने बैंक से बोला, मेरे बैंक में मेरा अकाउंट था पिछले 8-9 साल से, मैंने बैंक को बोला मुझे लोन चाहिए, और ज़्यादा बड़ा लोन भी नहीं चाहिए था, 8-10 लाख का लोन चाहिए था मुझे, बिजनेस लोन। और वो कहते कि आपकी टर्नओवर कम से कम 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने कहा यार अगर मेरी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए की, मैं 8 लाख का लोन क्यों लूंगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मेरी टर्नओवर ही 1 करोड़ से ऊपर है तो मुझे 8 लाख क्यों चाहिए? फिर फिर तो मैं 1 महीने वैसे निकाल लूंगा कहीं से। तो मैं कहा यार ये डजंट मेक सेंस कि मेरे पास नहीं है। लेकिन ये भी तो देखो ना, मेरा पिछले 8 साल से आपके बैंक में मेरा अकाउंट चल रहा है, सब कुछ क्लियर है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई चेक बाउंस हो रहा है या कुछ हो रहा है। एक बिजनेस वो जो एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो भी तो है, तो कोई ना कुछ तो होगा। कहते नहीं सर, हम बैंक को लोन देते ही नहीं, आप क्या 1 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को। वाह, वेरी गुड, थैंक यू। सही बात, यही हालत है। आप चले जाओ, गरीब आदमी जब जाता है ना लोन लेने, उसको पहली बात तो टाइम दिया जाएगा बहुत बढ़िया वाला। लेकिन जब अमीर आदमी जाता है ना, अमीर आदमी अगर बैंक के मैनेजर को फोन करे मुझे 20 करोड़ रुपए अकाउंट में जमा करना है, वो कह रहे सर आप ब्रांच मत आओ, हम भेज रहे बंदा। सही बात, पहली बात तो भेजेगा कोई नहीं। 2 बार 4 बार आपने 20-20 करोड़ रुपए जमा कर दिए। अब बैंक का मैनेजर खुद कहेगा सर लोन वगैरह चाहिएगा बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा सेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे जी मुझे 150 करोड़ का लोन चाहिए, 200 करोड़ का चाहिए, करा देंगे जी, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है। कितने दिन में? कह रहे यार आप टाइम लोगे, लेकिन नहीं सर टाइम कहाँ लेंगे, 15 दिन का टाइम तो आप मैक्सिमम। 200 करोड़ का लोन 15 दिन में करा देगा आदमी। गरीब आदमी का 20 लाख का लोन भैया 20 दिन क्या 20 महीने में नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा सच्चाई है। लेकिन आप देखो ना, अमीर आदमी को 2 मिनट में लोन मिल जाएगा, गरीब आदमी को नहीं मिलता। सही बात, नहीं मिलता ही नहीं। सबसे बड़ी बात, उसको तो गारंटी हटा देता है बेचारे पे। और अमीर आदमी लोन कैसे लेता है मैं बता देता हूँ आज पब्लिकली। अमीर आदमी को लोन चाहिए, वो बनाएगा शेल कंपनी अपनी, सबसे पहला काम तो शेल कंपनी बनाई, फर्जी कंपनी बनाई, GST उस पर भरवाई अच्छी वाली, तो प्रॉपर होगी, कई करोड़ की वर्थ बना दी कंपनी की। जो नहीं है, लोन उठा लिया 20 करोड़ का, लोन उठा लिया 50 करोड़ का, सेटिंग उसकी इतनी अच्छी है बैंक में, मिल गया लोन, मिल गया। और यही कर रहे हैं जितने भी आप कंपनी वाले देख लो, सबकी यही हालत है, और लोन मिल रहा है। तो गरीब आदमी धक्के खा रहा है, नहीं मिलेगा। गरीबों को समझना चाहिए भैया पैसा कमाओ, रियलिटी पैसा कमाओ, गवर्नमेंट के भरोसे मत रहो, बैंक के भरोसे मत रहो, कमाओ। सही कुछ भी करे लेकिन कमाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये जो दुनिया है ना धीरे धीरे जो बन रही है, हमारे इंडिया में जो चीजें बन रही है, ये गरीबों के लिए नहीं है, बहुत अनफेयर है दुनिया गरीबों के लिए। मैं स्टोरी डालता रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, लोग नाराज हो जाते हैं,
मैं कहता हूँ, मैं क्या, गरीब आदमी के लिए ये दुनिया बड़ी बुरी है। लोग यहाँ जीने नहीं देंगे, आपसे ढंग से बात नहीं करेंगे। एवरेज गरीब आदमी का जीवन क्या होता है, उसके दोस्त उससे बात नहीं। और आज हिंदुस्तान का आदमी पैसा नहीं कमाएगा, वो पैसा बताऊं कब कमाएगा नवीन जी? वो पैसा तब कमाएगा जब उसके दोस्त उसको छोड़ के भागेंगे, जब उसको जज करेंगे उसके कपड़ों से, उसके साथ गद्दारी होगी, उसकी जो आशिकी है वो छोड़ के जाएगी, जब उसके मम्मी पापा उससे बात नहीं करेंगे, बाप के साथ झगड़ा हो रहा है, सही बात, मम्मी बात नहीं कर रही ढंग से, बहन ढंग से बात नहीं करना चाहती, बहन अच्छे से भाई की तरह ट्रीट नहीं करना चाहती, भाई भाई की लड़ाई हो रही है, जब ये सारी सिनेरियो होंगे उसको लगता है मैं तो अकेला हूं, अब कमाना है, अब कमाना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तब वो निकलता है कमाने, तब उसको समझ में आता है पैसों की इंपॉर्टेंस क्या है। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपके घर में लड़ाई होती है, आपकी भाई के साथ नहीं बन रही, बहन आपसे नाराज है, मम्मी आपसे ढंग से बात नहीं करती, पापा के साथ आपका रोज शराब पी के झगड़ा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ पैसा कमाओ, सब कुछ बदल जाएगा, एवरीथिंग, आई प्रॉमिस टू यू, सब कुछ। लेकिन पैसा जरूरी है कमाना। आज पैसा नहीं है, घर में भी इज्जत नहीं मिलती भाई साहब। ये टाइम आ रहा है वो, आप दो भाई है, एक नहीं कमाता एक कमाता है, आप दोनों का देख लो, एक नौकरी करता है एक बिजनेस करता है, दोनों का देख लेना वे ऑफ ट्रीट क्या होता है, किस तरीके से देता है। घर वाले भी डिसीजन में कहते हैं, अगर घर का छोटा बेटा भी है ना, डिसीजन में लेते हैं, बेटा हम ये प्लान कर रहे हैं, क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या अलग हो गया ऐसा? बिकॉज ऑफ मनी। कहना नहीं चाहिए, देखो फैमिली तो साथ रहेगी, लेकिन इज्जत अगर बनानी है पैसा कमाना पड़ेगा। सही बात। अब बाहर वालों की क्या कहोगे जब घर में यही हालत है? सही बात। तो ये होगा, पैसा कमाना पड़ेगा। तो दिस इज द थिंग। सर ऐसा क्या होता है कि जो हमारे कंट्री के अंदर, जी, हमारी कंट्री में क्या, बेसिकली हर जगह यही होता है कि 60 to 70% ऑफ द बिजनेस गेट किल्ड बिफोर द आइडिया स्टार्ट मूविंग। तो वो ऐसा क्या हो जाता है कि वो बिजनेस खत्म ही हो जाता है? मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी है, और भी तो चीजें हैं, बहुत सारी, सपोर्ट नहीं मिलता, गाइडेंस नहीं मिलती है। गाइडेंस की बहुत बड़ी नॉलेज है एक्चुअली। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक मेरे पास केस स्टडी आई, उन्होंने कहा सर मुझे बिजनेस कोचिंग चाहिए। मैं कहा ठीक है, मैं बैठा उनके साथ। जब मैं बिजनेस कोचिंग करने बैठता हूँ ना नवीन जी, मैं पूरा आधा एक घंटा उससे बात करता हूँ खाली। ठीक है, कि मुझे बता यार छोटी छोटी चीजें, अगर फूड बिजनेस है, क्रोकरी कौन सी लगी है, किस कलर की लगी है, वुडन चम्मच लगी है, क्या लगा है, मतलब छोटी से छोटी चीज। मैं क्या टिश्यू कितने देते हो उसके साथ, टिश्यू कहाँ रखा होता है, टेबल पे रखा होता है, सोफा पे, मतलब बिल्कुल डिटेलिंग के अंदर। वो कहते हो सर आज तक किसी ने नहीं पूछा हमसे इतना डिटेल में, क्या इतनी चीजें भी मैटर करते हैं? मैं क्या बिल्कुल करती हैं। तो मुझे पता क्या चला, लोगों के धंधे तबाह क्यों हो गए, लोगों को सिर्फ ये एक चीज मिस आउट हो गया। एक फूड कैफे की मैंने केस स्टडी की, उसका फूड लाजवाब, मतलब आपने अगर खा लिया पागल हो जाओगे, मैं जबरदस्त टेस्ट। खराबी क्या रही, उसके स्टाफ की। उसका जो स्टाफ है वो ढंग से ट्रीट नहीं करता था कस्टमर को। ऑर्डर ले लिया, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज छोड़ देता था, कुछ गलती से उल्टा सीधा बोल गया, ऊंची आवाज में बात कर दी कहीं ना कहीं, और वो उसका खास आदमी था, मैनेजर के साथ उसकी बनती थी बड़ी अच्छी, तो अब उसको वो निकाल भी नहीं सकता। उसको ना आज तक शिकायत आई कहीं ना कहीं, एक दो आई उसने लाइटली ले लिया। उसको लग रहा है मेरे इंटीरियर में गड़बड़ हो रही है, उसने इंटीरियर बदलवा लिया, उसने चेयर बदलवा ली, उसने मेन्यू तक डिजाइन करवा लिया, दोबारा रीडिजाइन। लेकिन धंधा यार बढ़ ही नहीं रहा, धंधा डाउन होते जा रहा है, सेल डाउन होते जा रही है, लोग गालियां देने लग रहे हैं। अब जब मैंने उसका पूरा केस स्टडी किया, मैं क्या अपने स्टाफ से मिलवाओ, और हम तो बंदे की टोन देख के बता देते हैं किस लेवल का आदमी है। मैं क्या यहाँ गड़बड़ हो रही है, मैं क्या 1 महीने के लिए छुट्टी पे भेज दो, भले ही सैलरी दे दो इसको, तुम छुट्टी पे भेज दो और मुझे बताओ सेल बढ़े ना बढ़े। कह रहा ठीक है सर। अगले महीने बढ़ गई अगले महीने कस्टमर रिपीट आने लगे और कुछ ऑफर वगैरह भी लगाए। तो मैं जो मानता हूँ कहीं ना कहीं नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी है। आपके पास एक गॉडफादर होना चाहिए बिजनेस का। अगर छोटे लेवल पे बिजनेस चला रहे हो, कहना फिर बड़ा आसान है, 10 धंधे चलते 10 में से 8 फेल हो गए, फिर तो अगर आप चाहते हो मुझे 8 में आने ही नहीं, भाई साहब आपको गॉडफादर चाहिएगा फिर, जो आपके बिजनेस का सिटी स्कैन कर सके, छोटे से छोटी चीज, बारीक से बारीक। और जब वो चीज ठीक कर लोगे, खुद ब खुद धंधा चलेगा। तो सर बिजनेस कोच काम कैसे करते हैं? मतलब क्या कुछ स्पेसिफिक फील्ड के लिए अलग अलग बिजनेस कोच होते हैं या हम कॉमन? सबका अलग अलग होता है, मैं आपको बताऊं, बट मैंने जितना सुना बिजनेस कोचिंग लाइन में स्कैम बहुत है एक्चुअल में। हाँ, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आप गए, आप मुझे मान के चलो बिजनेस कोचिंग चाहिए, मैंने कहा कि जी मुझे चाहिए, मैंने लाख रुपए पे कर दिए। पहली बात तो 1 लाख रुपए से नीचे का कोई मिलता ही नहीं, चलो 1 लाख रुपए पे भी कर दिए। उनका कोई मैनेजर वगैरह ट्रीट करेगा आपको, एक मीटिंग हो जाएगी हफ्ते में, उस मीटिंग में भी कुछ 2-4 चीजें बता दी,
खत्म, बंदे को कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला, सच बताऊं आपको, जिसने मुझे कहा है कि सर मैंने वहां की बिजनेस कोचिंग ली और मेरा बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। मिला ही नहीं। कुछ छोटे लेवल पे बात कर रहा हूं मैं, बड़े लेवल को तो बड़े लेवल पे ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि उनका तो शेयर बट जाता है कंपनी में। फिर बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे मान के चलो मैं बड़े लेवल का कोई बिजनेस कोच हूँ, मतलब 100-200 करोड़ का टर्नओवर है अगर, तो अगर मुझे कोई ऐसा बिजनेसमैन मिला मैं शेयर लूंगा, ऑब्वियसली बात है। और फिर जब शेयर मेरा है तो मैं ध्यान अच्छे से दूंगा। लेकिन जिससे आप 1 लाख रुपए ले रहे हो, छोटे लेवल का बिजनेसमैन है, अब उसको उस लेवल का ट्रीटमेंट ही मिल रहा। वो तो कहता है जी मेरी तो बात ही नहीं हो रही, 2-2 महीने हो गए, धंधा बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही। ये चीज चल रही है बाजार में। सही बात है। तो सर फिर चूज कैसे करें? गॉड फादर देखो, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ही मिलेगा, ऑफलाइन भी मिलता है। ये भी लोगों को सीखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि ऑनलाइन अगर आपको बिजनेस कोच चाहिए तो ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा, ऑफलाइन जाओ ना। बिजनेस कोच है वो भले नाम में नहीं लगा के घूम रहे बिजनेस कोच, लेकिन है वो जिन्होंने बिजनेस चलाया। आपका कोई दोस्त हो सकता है जिसने काफी बिजनेस किए हैं, जिसने काफी लेवल का बिजनेस बनाया, लेकिन बिजनेस कोच अगर चुनोगे, बिजनेसमैन स्पेशली, वो आपकी फील्ड का ना हो। ओके। अगर आप कैफे चला रहे हो तो कैफे वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं बताएगा आपको, कभी नहीं बताएगा कुछ। उल्टा हो, कोई नहीं टी शर्ट का धंधा चला रहा है, कोई कपड़ों के उसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम फील्ड नहीं होना चाहिए कभी भी। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग जी। और ऑनलाइन अगर ढूंढ रहे हो तो मैं कहता हूँ देखो, बंदे से बात करके पता चल जाता है कहीं ना कहीं, सबसे बड़ी बात है। बाजार में जाओ, पहले बंदे के साथ कॉल बुक करो आप, कोई दिक्कत नहीं, पूरी कोचिंग मत करो, कॉल बुक करो, फोन पे पहले बात करो, फिर डिसीजन लो बना। राइट। मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं भर भर के इंस्टाग्राम पे कि सर हमें इस बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे 2 वॉइस नोट जाते, उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। मैं क्यों दूं बिजनेस कोचिंग? सही बात है। अगर कोई ज्यादा ही हमारे ऊपर लग रहा है कि सर बिजनेस कोचिंग ही चाहिए तो बात अलग है। आप देखोगे मैं बहुत कम बिजनेस कोचिंग करता हूँ, बहुत कम, रेयर। सर एक बिजनेस के लिए ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे ओनर को डिसाइड करना चाहिए कि नाउ दिस इज द टाइम कि अब मुझे बिजनेस कोच की जरूरत है? क्या बात, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस कोच में अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस कोच हायर करना है, वो सिचुएशन कब बनेगी? वो सिचुएशन तब बनेगी कि आपने अपने सारे तीर घोड़े लगा लिए, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा एक्चुअल में। मतलब आपके पास जितनी नॉलेज थी आपने सब लगा ली, लेकिन कुछ आउटपुट निकल के नहीं आ रहा। अगर ऐसी सिचुएशन फंस जाए, आपने 20 लोगों के सजेशन ले लिए, अपने रिश्तेदारों की भी एडवाइस ले ली जो लेनी नहीं चाहिए थी लेकिन ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी धंधा ग्रो नहीं कर रहा। अगर ऐसी सिचुएशन फंस जाए, आइडिया आप सोच रहे हो यार धंधा बंद करना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये आखिरी ऑप्शन है, तो फिर भैया बिजनेस कोच आप हायर कर लो। इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है, वो बहुत चीजें आपकी सुधार देगा एक्चुअल में, आपको आपकी गलतियां बता देगा। और इससे बेटर टाइम आपको मैं बताऊं, शुरुआत से हायर कर लो तो ज्यादा ही बढ़िया है। अच्छा। तो वो सिचुएशन ही नहीं बनेगी। बट अगर कोई बिजनेस के मिडल में है, उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मिडल में हो तो शुरू में हायर कर लो, क्योंकि अगर बिजनेस बढ़िया चल रहा है तब तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है एक्चुअल में, लेकिन जब उसको एक्सपेंड करना है तब आपको नीड पड़ेगी उसकी भी। बिल्कुल। तो 2-3 सिचुएशन है। पहली तो यही है कि या तो धंधा बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे है, या दूसरा है शुरू में ही हायर कर लो, या तीसरा है कि आपका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है लेकिन एक्सपेंड नहीं कर पा रहा, उस सिचुएशन में आप कर सकते हो। ये 3 सिचुएशन है। सर हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल रहता है कि हम बिजनेस में उसको यूज करें, या आपको क्या लगता है कि क्या वो बिजनेस फ्रेंडली है? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। मतलब एजुकेशन का मुझे तो अब तक कोई रोल नहीं लगा एक्चुअल में, सही बताऊं। कैसे? कहीं भी नहीं लगा, सच बताऊं, मुझे कहीं भी, मतलब मुझे नीड ही नहीं पड़ी। मतलब कोई एक लौती ऐसी चीज भी नहीं है जो मेरे काम आई है। कुछ चीज आई है प्लस माइनस आई है जो 2nd 3rd में पड़ी थी मैंने भाई यही आया, और तो मुझे नहीं लगता कुछ काम आया। क्योंकि एजुकेशन ही नौकरी वाली दी जा रही है ना एक्चुअल में, रीजन ही है, बिजनेस वाली नहीं है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं 11th या 12th के कॉमर्स में जाऊं, वहाँ कुछ सब्जेक्ट थे जिनकी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ी कहीं ना कहीं, लेकिन उस टाइम वो इतने बड़े बड़े शब्द थे वे समझ नहीं आए। सबसे बड़ी बात, होलसेल क्या होता है उस टाइम समझ नहीं आए क्या होता है, सबसे बड़ी बात है। तो इतने बड़े बड़े शब्द समझ नहीं आए बाद में, और फिर क्या, फिर धीरे धीरे जब करते चले गए, क्योंकि बिजनेस है ना, थ्योरिकल सब्जेक्ट नहीं है। कुछ चीजें होती है जो थ्योरिकल नहीं होती, आप थ्योरिकल नहीं पढ़ा सकते किसी को। जैसे स्विमिंग है, आप यूट्यूब पे सीख रहे हो स्विमिंग कैसे करनी है क्या फायदा? आप क्रिकेट सीख रहे हो किस पे? यूट्यूब पे, कि भैया कहाँ पुल शॉट मारना है, कहाँ कैसे शॉट मारना है, रिवर्स स्वीप कैसे मारनी है, वो यूट्यूब पे आप सीख जाओगे।
लेकिन आपको आएगी नहीं वो। तो ये गड़बड़ है। बिजनेस करने की चीज है, सीखने की नहीं है। बिजनेस यूट्यूब पे बैठ के नहीं सीखा जाता कि चलो भैया बेड पे लेट गए, 11 बजे का टाइम हो गया, अब बैठ के कार्तिक दीवान जी की वीडियो देखते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। ऐसे नहीं होता कभी भी। अगर कोई चीज देख ली उसको करो। शायद आपके केस में दूसरे तरीके से वर्क करे, वो करके पता चलता है कभी भी। तो ये स्कूल में पढ़ाने से कोई लाभ भी नहीं है। आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप ये कोर्स कर लो आपको बिजनेस आ जाएगा, ऐसा कोई कोर्स नहीं होता। बिजनेस हमेशा करके आता है। अगर बिजनेस करना है ना, मैं कह रहा हूँ 50,000 का कोर्स लेने से बढ़िया है ना 50,000 का कोई छोटा धंधा कर लो सीखने के लिए। वो ज्यादा बढ़िया है। तभी तो सर आजकल जैसे MBA वगैरह हो रही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से होते हैं, 50-50 लाख 70-70 लाख रुपए पे करना पड़ता है। तो अब ये तो फिर यही रहेगा ना, जो बंदा जिसकी फैमिली 60-70 लाख रुपए अफोर्ड कर सकती है, तो इट मींस दे ऑलरेडी हैव ए या आइदर बिजनेस है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स है इनकम का जहां से पैसा फ्री फ्लो में आ रहा है। एग्रीड। और जब 60-70 लाख रुपए आपके पास है, फिर MBA करो या ना करो, आपका बिजनेस तो चल ही जाएगा। आप देखो जब डाटा आप उठाओगे, क्योंकि मैं डाटा पे बात करता हूँ, हवाबाजी में बात ही नहीं करते। डाटा आप उठा के देखो, जितने टॉप लेवल के बिलियनियर्स हैं इंडिया के, विदेश की बात नहीं कर रहे, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई भी ढंग से नहीं की, जिन्होंने ग्रेजुएशन तक नहीं की। उनको तो नौकरी करनी चाहिए थी, उनको तो अब तक बर्बाद हो जाना चाहिए था। आप गौतम अडानी जी को ले लो, वो कहते हैं मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। मुकेश अंबानी जी करते हैं मैं भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाया। धीरू भाई अंबानी जी पढ़ाई नहीं कर पाए, और वो कहाँ थे देखो आप आज। तो पढ़ाई को बिजनेस के साथ हम नहीं जोड़ सकते। लेकिन आपका अगर मन है, एक्सेस आपके पास है, करो। मैं नहीं कर पाया, उस टाइम पैसे भी उस लेवल के नहीं थे कि मैं किसी BCom में एडमिशन ले लूं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा मन भी नहीं था। तो एंड में लेकिन मैं ब्लेम नहीं करूंगा किसी को। फिर भी सबसे बड़ी बात है, जिसका मन है स्टडी में, पढ़ाई में, करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी की फैमिली अफोर्ड कर सकती है, लेकिन अगर आप लोन पे लेके बच्चे को MBA करा रहे हो बिजनेस के लिए, तो गलत है। तो इन शॉर्ट सर ये है कि जो बिजनेस का जो स्टडी है जी, वो एक्चुअली में करके ही आएगी, बुकिश नॉलेज से नहीं आएगी। ये तो वही बात है जो मैंने बताया, स्विमिंग सीख रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, तैरना कैसे है, और पानी में जब उतर गए यूट्यूब पे सीख के, फिर पता लगा लाश ही मिल रही है वहां से। सर अब हम उस पॉइंट पे आ गए जहाँ पे हम बात करें कि जो आपकी एक्सपर्टाइज है कम पैसे में धंधा बनाना। क्या बात। तो कुछ बताइए सर ऐसा कि जो छोटी इन्वेस्टमेंट के 20,000 50,000 की इन्वेस्टमेंट से किस टाइप के बिजनेस किए जा सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे बिजनेस बताए हैं वैसे तो ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको कुछ बता दूं जो मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन है। सबसे पहला बिजनेस है गिफ्ट पैकिंग का बिजनेस। गिफ्ट बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर है, जिसको बनाने में कोई कॉस्ट नहीं आती इतनी खास, लेकिन प्रॉफिट बहुत तगड़ा है। जैसे एक बहुत बढ़िया ब्रांड आया FNP, बहुत प्यारा ब्रांड है, बहुत प्यारा स्टार्टअप है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन डेवलप की, कुछ प्रोडक्ट्स अपने डेवलप किए और उनकी प्रोडक्ट पिक्चर लगाई। कुछ नहीं, सिंपल काम है, एप्लीकेशन में लगाया और उसकी भर भर के मार्केटिंग की। लोगों के फोन में आज FNP है और लोग डिलीवरी करा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे जितने भी गिफ्ट पैक जाते हैं वो FNP के थ्रू जाते हैं आज भी। कहीं ना कहीं गिफ्ट पैकिंग का बिजनेस सबसे प्यारा है। या तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लो अपना, अगर वेबसाइट नहीं बनवानी, वेबसाइट बनवा लो, ज्यादा बेटर है। कुछ अपनी क्रिएटिविटी लगाओ, आइडियाज लगाओ। जैसे आप देखो ना, एक मार्केट में आप देखा होगा दिवाली पे लोकल साइड में बड़ा आता है, एक टोकरी आती है, उसके अंदर छोटे छोटे गिफ्ट आइटम होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, वेफर्स होते हैं, चॉकलेट्स होती है। कहीं ना कहीं क्या क्रिएटिविटी है, सोचो आप। किसी ने सोची नहीं पहले, बटाई। और माल उसके अंदर 150 रुपए का, बिग 250 में रही है। बिल्कुल सही बात है। 100 रुपए का खड़ा प्रॉफिट है। क्या लग रहा है, कुछ नहीं, नीचे एक बकेट लगी, उसको एक रेड कलर की नेट के कपड़े से बनाया, थोड़ी अच्छी रॉयल लगे और बिक रही है बढ़िया। सही बात है। तो ये क्रिएटिविटी तो है, गिफ्ट पैकिंग में क्रिएटिविटी तो है, कुछ नहीं है। और आप इंटरनेशनल में जाके देखो, आपको बहुत सारे मिलेंगे आइडियाज गिफ्ट पैक के। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। और गिफ्ट पैकिंग का बिजनेस डिमांडेबल बिजनेस है। आपको किसी वेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आप छक गए एक बार में, 1 शॉट में। मान के चलो 1000 रुपए का गिफ्ट है, आपको कहा जी हमें 500 गिफ्ट चाहिए, हो गया काम, जिंदगी सेट। तो गिफ्ट पैक का बिजनेस चलता है, लेकिन अच्छी चीज दो, सामने वाले को पसंद आनी चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी आप लगाने लग जाओगे, जब एक्सप्लोर करोगे आपको मिल जाएगी चीजें बहुत सारी। गिफ्ट पैकिंग का बिजनेस मैं मानता हूँ बहुत ही प्यारा बिजनेस है। वेबसाइट बनाओ, मार्केटिंग करो भरपूर तरीके से, 15,000 भी मुश्किल से लगेगा, धंधा शुरू हो जाएगा। लेकिन और दूसरा बिजनेस जो गिफ्ट पैकिंग के बाद है सबसे प्यारा, मेरा फेवरेट बिजनेस है, वो है टी-शर्ट का बिजनेस। टी शर्ट का बिजनेस सबसे प्यारा है। वो कैसे? या तो आप प्लेन भी बनाओ,
क्योंकि टी शर्ट में है ना कुछ बहुत सारी चीज़ है, इसमें थोड़ा सा है ना बजट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन चलने वाला धंधा है। क्योंकि पहले का ज़माना क्या था नवीन जी, पहले टी शर्ट पहनता था आदमी जब वो पुरानी खराब हो जाती थी। आज हर महीने बदल लेता है। सही बात है, क्योंकि फैशन बन चुका है। और टी शर्ट की प्यारी बात यह है कि 5 साल के बच्चे से लेके 50 साल का बूढ़ा पहन रहा है, तो एज ग्रुप हर कोई हो गया। तो जिस वजह से टी शर्ट का बिजनेस बहुत रफ्तार पकड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपको डिजाइन्स पे अपना काम करना है। फैब्रिक चाहे आपका हल्का हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग डिजाइन देखते हैं सबसे पहले। आपको एक प्रिंटिंग मशीन लानी है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत तरीके की होती है, लेकिन एक DTF प्रिंटर ले आओ, बहुत है। जैसे कि नॉर्मल टी शर्ट पहनता है ना आदमी, उस पर जो प्रिंट होता है वो DTF प्रिंटर का होता है। तो वैसे बहुत सारी होती है, उसमें सब्लिमेशन प्रिंटर भी होता है, लेकिन DTF प्रिंटर प्रीमियम लेवल की चीज़ होती है। थोड़ा कॉस्टली आता है, उसकी अमाउंट 50,000 60,000 चली जाती है। लेकिन एक बार आप वो लेके आ गए, प्लेन टी शर्ट लेके आओ, अच्छे से डिज़ाइन प्रिंट करो, क्रिएटिविटी लगा के। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब पे टी शर्ट के ऊपर, लगभग 80,000 या 1 लाख व्यू गए हैं शायद उस पर। तो मतलब लोगों को बहुत पसंद आई। मैंने 30 मिनट के अंदर डिटेल के अंदर बताया कि अगर कोई नाम भी रखना है धंधे का, वो क्या रखना है डिटेल में, तो वो वीडियो देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन टी शर्ट का बिजनेस प्रॉफिटेबल धंधा आज की तारीख में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, दिन का 15,000 का धंधा है ऑनलाइन। मतलब आपको कहीं नहीं जाना, कहीं ऑफिस नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, इन हाउस करो सारी चीज़ें। मैं बता रहा हूँ 15,000 दिन का धंधा है, महीने का, वो दिन का सॉरी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा बिजनेस अगर मैं पर्सनल सजेशन दूं, वो है मैन्युफैक्चरिंग में आप घुस जाओ। किसी की सबसे प्यारी चीज़ है, इससे प्यारी चीज़ कुछ नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग? किसी भी चीज़ की घुस जाओ आप, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इकलौती ऐसी चीज़ है कि आपको क्लाइंट नहीं ढूंढने पड़ते, लोग आपको ढूंढते हैं। आज अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, कुल्हड़ की कर रहा हूँ, आप देखो हरियाणा पंजाब साइड में बहुत बड़ा स्कोप है कुल्हड़ का। पहले कुल्हड़ कहाँ यूज होती थी, आप दिवाली पे देखते थे कुल्हड़, या तो कुल्हड़ का इतना इस्तेमाल नहीं था। लेकिन आज कैफे के अंदर आप देखो कुल्हड़ की चाय मिल रही है। आप 5 स्टार में चले जाओ, कुल्हड़ की चाय मिल रही है। आप नॉर्मल चाय की टपरी पे चले जाओ, वो भी कुल्हड़ बेच रहा है। मतलब चाय की टपरी से लेके 5 स्टार तक कुल्हड़ चली गई। बिल्कुल सही। लोग लस्सी तक कुल्हड़ के अंदर पी रहे हैं। सोचो कितनी चीजें बदल गई एक्चुअल में। तो ये चीजें बदली है। कुल्हड़ का बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है। इसमें 1 रुपए का मार्जिन बचता है आपको खड़ा, और 1 रुपए का मार्जिन है। और एक जो ढाबे की कैपेसिटी है कम से कम 500 कुल्हड़ पर डे की है मिनिमम, छोटे लेवल की। अगर कोई बड़े लेवल का ढाबा है तो आपको 1000 से 2000 कुल्हड़ का ऑर्डर डेली देगा। और आपको आपने 5 से 6 ढाबे भी पकड़ लिए, आपका काम डन, लाख रुपए का धंधा हो गया आपका। और कुल्हड़ की मशीनें आती है, वैसे तो मशीनें मुश्किल से मुश्किल आती है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अगर छोटे लेवल पे भी शुरू कर रहे हो, आपकी 20-25 हज़ार रुपए से शुरू हो जाती है मशीनें मैनुअल वाली। वैसे तो लाखों रुपए की भी जाती हैं, पर मैनुअल 20-25 हज़ार में शुरू हो जाती हैं। पर लेकिन चलने वाला धंधा है कि कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक तो आपको मार्केटिंग नहीं करनी, मार्केटिंग की कॉस्ट 0 कर दो आपको बस एक बार कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, काम डन। तो ये 3 बिजनेस मैं मानता हूँ कि जिसने कर लिए वो कभी ये नहीं कहेगा सर चले नहीं। कूलर वाला तो B2B हो जाएगा, B2B हो गया, राइट। और ये दोनों B2C है जो बताया मैंने। वो बाकी B2C जी। कोई ऐसा बिजनेस जो जैसे 1-2 लाख में अगर कोई प्लान करना चाहिए, जिसमें थोड़ा बहुत फंड है, सोचता है कि ज़्यादा नहीं लगाना, बट 1-2 लाख रुपए लगा के ट्राई रिस्क लेके देखा जाए? इसमें सबसे बेटर मेरे हिसाब से जो रहता है वो ना नमकीन और स्नैक्स का बिजनेस बहुत प्यारा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब डिमांड है इसकी। अगर कुछ आप ऐसी चीज़ लेके आओ, आप राजस्थान साइड चले जाओ, वहाँ पे है ना स्नैक्स आइटम का क्रेज है बहुत ज़्यादा, गढ़ है मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से अगर आप कोई चीज़ लेके आओ जो आज तक इंडिया में इतने अच्छे से सेल नहीं हो रही, तो मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया लेवल पे वो चीज़ चलेगी। अगर वो चीज़ आप करो तो ज़्यादा बढ़िया है। एक दूसरा बिजनेस और भी है, मेरा फेवरेट है, वो मुल्तानी मिट्टी का। अच्छा। मुल्तानी मिट्टी होती है बड़ी, सबको पता है, फायदे हैं उसके बहुत सारे। उसकी अगर आप साबुन बना दो वो बहुत पॉपुलर होगी कहीं ना कहीं। जैसे पतंजलि ने नीम की साबुन बना के बाजार में आयुर्वेदिक कर करके बहुत बड़े लेवल का धंधा बनाया। आयुर्वेद जोड़ दो, कहीं ना कहीं फायदा ही फायदा है। सही बात है। अब उसके अंदर है क्या, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता, वहां से नोटिस आ जाता है, सुना मैंने जल्दी तो वहां की बात नहीं करते हम। लेकिन मुल्तानी मिट्टी का बिजनेस बहुत बढ़िया है। उसकी साबुन बनाओ, ब्रांडिंग करो अच्छे लेवल वाली, बिकेगी नेक्स्ट लेवल पे। और ये कितना कॉस्ट का? इसमें लगेगी 50,000 मैक्सिमम। 50। अगर बड़े लेवल पे कर रहे हो, ऑटोमेटिक मशीनें लगाना, तो 1.5 से 2 लाख रुपए मैक्सिमम। अच्छा। और इसमें मार्जिन कितना रहता है? मार्जिन इसमें बहुत ज्यादा बच जाता है, क्योंकि कॉस्ट नहीं आ रही कहीं ना कहीं। आपको एक साबुन पे 2-3 रुपए बहुत आराम से बच जाएगा। ओके, बहुत आराम से। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी है। यस। और अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो वो आपको ज्यादा बच जाएगा। सही बात है।
ये बहुत इंटरेस्टिंग बताया सर आपने। जी। सर कुछ ऐसी चीज बताइए जो व्यूअर्स के लिए जो थोड़ा यूनिक हो। यूनिक किस तरीके का यूनिक? बिजनेस आइडिया को लेके अच्छा कुछ ऐसा जिसमें इन्वेस्टमेंट लगा लो जीरो है। अच्छा, जीरो। हाँ। अगर जीरो इन्वेस्टमेंट वाला करना है फिर तो एक ही बिजनेस होता है, एक के दो बता देता हूँ, दो या चलो तीन ही बता देते, छोड़ो आज आप। हाँ, हाँ। पहला बिजनेस है वीडियो एडिटिंग एजेंसी खोल लो अपनी आप। ओके। इससे प्यारा धंधा नहीं है। आपको 2 एडिटर चाहिएंगे, सिंपल काम है, 2 एडिटर चाहिएंगे। आप उनको क्लाइंट लाके दो, बीच में कमीशन लो, बीच में खुद मीडिएटर बन जाओ। क्लाइंट से आप बात करोगे, एडिटर से आप बात करोगे। अगर मान के चलो एक यूट्यूब की वीडियो अगर 2000 में एडिट हो रही है, आपने मार्केट से काम उठाया 3000 रुपये में, 1000 रुपये आपको बच रहा है। डेली एक वीडियो एडिट हो रही है एग्जाम्पल के तौर पर, या हफ्ते में 2 हो रही है, कहीं ना कहीं आपको 1000 रुपये बच रहा है। 2000 रुपये आपको हफ्ते का बच रहा है कहीं ना कहीं, और लगभग महीने का हो गया वो आपका 8000 रुपये। और सोचो जब आप एक एडिटर से इतना कमा रहे हो, जब 10 एडिटर हो गए तो वो आपका 80,000 ऑटोमेटिकली हो जाएगा कहीं ना कहीं, और जिसमें आपकी कॉस्ट कुछ नहीं लगी। और जब 80,000 आपको लग रहा है तो एक बंदा भी रख लो जो उन सबको मैनेज करेगा, आपका एक पैसा जेब से नहीं लगा और आप 80,000 के ओनर बन गए बहुत बढ़िया तरीके से। और ऐसे मैंने पता नहीं कितने लोगों के बिजनेस कराए वीडियो एडिटिंग एजेंसी के, बढ़िया कमा रहे लोग, मजा आ रहा है लोगों को। दूसरा बिजनेस है इन्फ्लुएंसर एजेंसी का, मार्केटिंग एजेंसी बना लो आप अपनी, ब्रांड कोलैब लाके दो। इससे प्यारा बिजनेस मैं नहीं मानता कोई आज की डेट में है। अगर कोई करने वाला है, आपको रीच आउट करना है ब्रांड्स को, और आपको रीच आउट करना है क्रिएटर्स को। सिंपल काम है बहुत, क्योंकि इसमें खड़ा मार्जिन बचता है। मैंने अगर लोगों को मार्जिन बता दिए ना, सब लोग इसी में घुस जाएंगे। सर बता दीजिए। मैं बता दूं, ब्रांड कहता है मुझे 100 क्रिएटर चाहिए एग्जांपल के तौर पे, और बहुत आराम से ब्रांड मिल जाता है आपको। जेन्युइन बताऊं आपको, मैं रेफरेंस पे भी मिल जाएंगे आपको। 100 ब्रांड, मतलब एक ब्रांड ने कहा मुझे 100 क्रिएटर चाहिए, ठीक है जी। आपके पास डाटा है 100 क्रिएटर का, आपके पास व्हाट्सएप पे भी है 100 क्रिएटर, ठीक है जी, मिल जाएंगे। उन्होंने कहा जी मेरा बजट है पर इन्फ्लुएंसर को मैं दूंगा 20,000 रुपये, ठीक है। आपने डील कर ली 15,000 के साथ, क्रिएटर के साथ नेगोशिएट करके, कह रहे जी डन है। क्रिएटर मना नहीं करता, उसको प्रॉफिट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 5,000 उसे बच गया, ठीक है जी। अब वो ब्रांड को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर 20 में तो नहीं हो पाएगा, 25 कर लो बस। कह रहे जी ठीक है 25 कर लेंगे, 5 वहां से बच गया, 10,000 का उसको एक क्रिएटर से प्रॉफिट। अब उसको कहा कि भैया 100 क्रिएटर मुझे चाहिए और 100 की वीडियो 6 दिन में लाइव चाहिए। उसने टीम बिठा दी, 5-10 बंदे बिठा दिए, एक को 20 क्रिएटर की जिम्मेदारी दे दी, 5 बंदों ने 100 लोग हैंडल कर लिए। सही बात, डन हो गया। अब सोचो कितने का प्रॉफिट है जब 10-10 हजार एक बंदे से मिल रहा है। सही। अगर 100 लोग हुए, एक ही डील के अंदर लोग करोड़ों रुपए अंदर कर लेते हैं, और काम कुछ है ही नहीं, किसी की टेंशन नहीं, कुछ माल नहीं पहुंचाना। अगर आपने एक अच्छा टीम मेंबर हायर किया, आपको नीड ही नहीं किसी चीज की। सही बात है एक्चुअल में। बट मैं बता रहा हूँ, अगर छोटे लेवल पे भी बात करूं, आपको एक क्रिएटर से 2-2 हजार रुपए भी बच रहा है, 10-20 क्रिएटर की भी डिमांड है ब्रांड की, नेक्स्ट लेवल पे। लेकिन अगर आपने किया ये धंधा 6 महीने 1 साल में करोड़पति बनाने वाला धंधा, ये वो बिजनेस है। सही बात है सर, इसकी मैंने बात नहीं की, मैंने पहली बार आज बात की ऑनलाइन। तो ये तो कह रहे थे कार्तिक दीवान, द मैन विद आइडियाज। आप आज हमारा पेड सेशन निकलवाओगे पूरा। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा बिजनेस आइडिया हो जाएगा। क्या बात है, आपसे सीख लेंगे जी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पैसे कमाने की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की जी। सो एक इंसान जो कि बिजनेस नहीं करना चाहता, इन्हें थोड़ा बहुत पैसा, 20-50 हजार, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, अब वो चाहता है यार मैं सेफ रहूं, रिस्क भी ना लूं, तो वो क्या करे? सट्टा खेलो भाई सब, उससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम करनी है। जॉक सपाट, ये नहीं करना काम कभी भी, लोग पीछे पड़ जाएंगे हमारे बैटिंग ऐप के चक्कर में। आजकल चल ही रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे केस आए कि सर बैटिंग ऐप ये वो है, बस क्या बोले, इस टॉपिक पे कंट्रोवर्शियल चीज़ है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर छोटे लेवल का पैसा कमाना है, म्यूचुअल फंड में चले जाओ। लेकिन अगर लग रहा है कि लॉन्ग टर्म आप पैसा टिका सकते हो, मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, 1-2 साल के लिए पैसा घुसा दो उसके अंदर, बहुत बढ़िया लेवल पे आपको आ जाएगा। स्टार्टअप के अंदर आप इन्वेस्ट कर लो आजकल, इससे बढ़िया बात ही नहीं। एंजल इन्वेस्टर बन जाओ आप, लोगों के स्टार्टअप में लगाओ, उसमें सबसे बढ़िया लेवल पे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आज भी 2 चीज़ टॉप नंबर 1 पे ही है, वो है गोल्ड, वो है रियल एस्टेट। ओके, आज भी वही रहेंगे टॉप पे। आज ये SIP वाला चल रहा है कॉन्सेप्ट, हाँ, ये बहुत खराब कॉन्सेप्ट है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, अभी एक ग्रो के ऊपर केस चल रहा है। एक्चुअली ग्रो ने, जो ग्रो ऐप है स्टॉक्स में इन्वेस्ट कराती है, उस पर केस चल रहा है कि ग्रो ने लोगों से पैसा लिया इस स्टॉक पे लगाने के लिए, उसमें वो लगा ही नहीं।
अच्छा, उसमें दिखा दिया एप्लीकेशन में, लेकिन वो पैसा वहां लगा ही नहीं। अब चल रहा है केस, खुलेगा भी हैंड में। लेकिन कमाल की बात ये है, सिर्फ पता नहीं कितनी ऐप है, आप एप्लीकेशन के अंदर एसआईपी में इन्वेस्ट कर लिया, आपको थोड़ी पता है ऑथेंटिक है नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आज हम स्टॉक्स में पैसा लगा लेते हैं, आपने किसी का एडवर्टाइजमेंट देखा, क्रिएटर की वीडियो देखी, हमने चलो लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, आपको थोड़ी पता है सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है, वी डोंट नो। और एंड में होता क्या, एंड में वो कंपनी भाग जाती है, वो एप्लीकेशन ही नहीं दिखती आप। वहां पे प्रॉफिट दिख रहा है, जब टाइम पैसे निकालने का आया तब गायब। एसआईपी चल रहा है, और ये एसआईपी का कॉन्सेप्ट चल रहा और चलता रहेगा, स्कीम एक तरीके की। रियलिटी आप देखो ना, एक कहते हैं आपको 50 साल बाद इतना मिलेगा, ये तो वही LIC वाला काम हो गया फिर। आप डालो, आपको थोड़ी पता है 50 साल आप जियोगे नहीं जियोगे, बताओ। बिल्कुल सही बात। और आपको क्या गारंटी है 50 साल बाद मिल जाएगा, बताओ। LIC में भी तो यही होता था ना, किसी ने इंश्योरेंस लिया, उसको जब चाहिए तब उसको मिला ही नहीं। 90% केस है इंडिया में, उसको जब चाहिए उसको कोई मिला ही नहीं कभी भी। उसको कहा कि अच्छा जी आप एक बार डिफॉल्टर हो गए थे तो इसलिए आपको तो नहीं मिल पाएगा। SIP में भी सेम चीज होगी। और आज लोग पैसा डाले भर भर के, बड़े बड़े वो कहते हैं ना फिनेंस क्रिएटर आ रहे हैं बाजार में, अरे SIP में इन्वेस्ट करो, आप तो 200 करोड़ के मालिक बन जाओगे। 15,000 रुपए कमाने वाला भी 200 करोड़ का बन जाएगा, और वो पैसा हर महीने देता जा रहा है, और ऊपर का टॉप लेवल का आदमी उसको इन्वेस्ट करता जा रहा है पैसे को, वो पैसा कमा रहा है। कह रहे इसको तो 50 साल बाद देना है, 5 साल तो मैं कमाऊंगा ना। ये गेम चल रहा है बड़े लेवल पे। SIP में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो। बहुत लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, ऑफलाइन नहीं देख रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पर्सनली सजेशन दूंगा, मत करो इन्वेस्ट SIP में। ऐसा देखो 6 महीने 1 साल में, भाई साहब अगर 6 महीने में फकीर बन गए क्या करोगे? लोग 50 साल की प्लानिंग लेके बैठे नवीन जी, 50 साल की, बताओ। सही बात है। मैंने जिंदगी में प्लानिंग नहीं की, मैं 5 साल की प्लानिंग नहीं करता, सच बताऊं। मैं देखता हूं मेरा प्रेजेंट आज बढ़िया नहीं है, आज मैं खुश नहीं हूं, कल कैसे हो जाऊंगा? जो बंदा आज खुश नहीं है, कल को 1 करोड़ आ जाए वो नहीं रह पाएगा। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को। मैंने एक टाइम पे बहुत पैसा कमाया, लेकिन मैं खुश नहीं था। लेकिन जब मैं लॉस में गया, मैं तब ज्यादा खुश था। तो इसलिए आज लोगों को समझना पड़ेगा कि भैया अगर पैसा कहीं लगा रहे हो ढंग की जगह लगाओ। SIP ऐसी जगह मत लगाओ कि 50 साल का लेके बैठो, 50 साल में ये हो जाएगा। भैया 5 महीने तो सुधार लो पहले अपने। सही बात। 5 साल तो बहुत दूर की बात है। सर बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस कोच जी, रिसेंटली बड़ा नाम आया था उनका, 2 समझ गया। कोचिंग का आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ चुके होंगे जी। तो आपका क्या, बिना नाम लिए उनके बारे में बात करते हैं तो क्या आइडिया है आपका? तो नाम नहीं लेना उनका, नाम नहीं लेते, चलो छोड़ो, मेरे भी थोड़े अच्छे दोस्त है, क्या आगे नाम लेना, छोड़ो। मैं आपको बताता हूँ उनकी जो कंट्रोवर्सी हुई, लोग कमेंट में गैस कर लेंगे हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनकी जो कंट्रोवर्सी हुई वो यही हुई कि आप बेवकूफ़ बना रहे हो, कोर्स बेच रहे हो, ये कर रहे हो कहीं ना कहीं। और लोग सारे इकट्ठे हो गए, लोगों ने झुंड बना लिए कि जी हमारे साथ भी स्कैम हुआ है। लोगों को स्कैम का मतलब ही नहीं पता, वो भी लोग कह रहे स्कैम हुआ है। बट इंडिया, जैसे मैंने बताया, इज़ नॉट फॉर बिजनेसमैन। यहाँ की जो जनता है, आप देखो, आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। गौतम अडानी जी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, हमारे देश के लोग खिलाफ हो गए। इंडिया के जो बिजनेसमैन टॉप नंबर 1 पे है, जो एक टाइम ऐसा आ रहा था इलोन मस्क को भी पीछे छोड़ देंगे, टॉप 2 पे आ गए थे, वर्ल्ड के टॉप 2 पे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे इंडिया वाले पीछे पड़ गए, चोर है, ये है, वो है। अब सोचो, जिस देश में अपने वालों को सपोर्ट नहीं करते तो दूसरों को क्या करेंगे? हमारे यहाँ इलोन मस्क को भगवान बना देते हैं, गौतम अडानी को चोर बना देते हैं। फर्क है हमारे देश में, और ये फर्क जब तक रहेगा तब तक खराब ही रहेगा मामला कभी भी। मेरे हिसाब से लोगों के जो विजन है वो ये भी है कि यार अगर ये ग्रो कर रहा है इतना फास्ट, ये इस लेवल पे पहुंचा है तो चोरी होगा, रियलिटी मार के गया होगा। इसके पीछे एक बड़ी प्यारी स्टोरी है, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक गांव में 25 साल से लाइट नहीं आई, तो वहां एक घर में एक बच्चा शहर जाके दिया ले आया, उसने घर के अंदर दिया जला लिया। पूरे गांव में 100 घर है, उसके घर में रोशनी हो रही है नवीन जी। अब पूरे गांव वालों के पास 2 ऑप्शन है, या तो शहर जाके अपने लिए भी दिया ले आए, या फिर उसका बुझा दे। अब लोग क्या करते हैं, लोग यही कर रहे हैं। अगर हमारे देश में 125 करोड़ लोग हैं, उनमें से एक बंदा टॉप 2 पे है, 10 भी नहीं है, टॉप 2 पे 1 है। अब लोगों के पास एक ऑप्शन है, या तो उसको compete करो, या भैया उसको नीचे ले आओ, वो ज्यादा बढ़िया लगता है लोगों को। बट ये हमारे देश में, ये आप बाहर चले जाओ अदर कंट्री में, लोग सपोर्ट करते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप बने,
सबसे बड़ी प्राइम मिनिस्टर बने यूएस, कमाल की बात, कितनी प्यारी चीज हुई। और वो बिजनेसमैन है, लोग सपोर्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहाँ सिंपलिसिटी आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ सिंपलिसिटी नहीं दिखाई ना, लोग पीछे पड़ जाएंगे आपके। मिडिल क्लास आदमी से लेके गवर्नमेंट तक पीछे पड़ जाएगी। तो ये हालत है। और मैं कंट्रोवर्सी की जैसे बात कर रहा था कि हमारे यहाँ जो भी कंट्रोवर्सी वो हुई, मैंने बताया इंडिया की ऑडियंस हमारी उस लेवल की नहीं है, क्योंकि एक स्पीकर तो बता रहा है बिजनेस की बात, एक क्रिएटर बता रहा है मजदूरों की बात, मेहनत कैसे करनी है। राइट, फर्क है दोनों में। और वो जनता हमारी ज्यादा एक्टिव हो गई, उन्होंने देखा नहीं। पर मैं मानता हूं कि जिससे आपने बिजनेस कभी भी सीखा, एक बंदा सपोर्ट में नहीं गया। मुझे वो चीज फील हुई खाली। अगर आपने किसी से कुछ भी सीखा है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। उनके सपोर्ट में 100 आदमी थे, लेकिन वो 100 आ ही नहीं निकल के कभी भी। लोगों का एक तरफा व्यू था, जी चोर है। वो वही हो गया ना कि पीछे से सारे सपोर्ट कर रहे हैं, सामने कोई नहीं आ रहा। मतलब ही नहीं। मैंने बनाई थी वीडियो, गाली पड़ी थी बार-बार कि मैं क्या पढ़ने दो। अगर ऐसे टाइम पे भी नहीं हम खड़े हुए, फायदा क्या है फिर, बताओ। सही बात है। अगर 5000 बंदे भी वीडियो देख रहे हैं, कम से कम ये तो है कुछ अलग बात हो रही है, वरना सब एक तरफा बात कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन मैं मानता हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, वो आज भी बिजनेस वीडियो दे रहे हैं। आप पूरे यूट्यूब पे उठा लो, उनके जैसा कंटेंट नहीं मिलेगा। नहीं। आप, मैं कह रहा हूँ चलो गलती होगी, गारंटी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अलग कर दो कुछ टाइम दे के, लेकिन गलतियां की सजा होती है। लेकिन अब तक हुई नहीं। कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट केस भी जीत गए, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन समस्या तो ये देखो ना नवीन जी की लोगों का क्या बिहेवियर है आज की डेट में। कंटेंट चेक करो आप यूट्यूब पे, एक बिजनेस कोच का इस लेवल का कंटेंट नहीं है। सही इतना फ्री कंटेंट कहीं मिल ही नहीं रहा। लोग बिजनेस कोच बन गए उन चीजों को देख देख के। लोगों ने अपनी दुकानें चला ली। लेकिन वो कहता है ना, कंटेंट में दम है तो कर रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखो पैसा तो कमाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, चाहे कोर्स बेच के कमाओ, कैसे कमाओ, दुकान तो चलानी पड़ेगी। बिल्कुल है, वरना दुकान आगे सस्टेन कैसे कर पाएगी। सही बात है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने जी सर। अभी हम बीच में रिसेंटली अभी एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, आपने बोला था कि एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में बात बताई थी। सो एक छोटा बिजनेसमैन कैसे इन्वेस्टर ला सकता है अपने बिजनेस के लिए? सबसे बढ़िया चीज है कनेक्शन। सबसे पहला पॉइंट यही है, अपने है ना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने चाहिए लोगों को। आजकल हमारी जो जेन जी आ रही है ना जनरेशन, इसमें फर्क क्या है कि ये कनेक्शन नहीं रखना चाहते किसी के साथ, इसको रिलेशन नहीं रखने किसी के साथ। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपको एक चपरासी से लेके ना एक बिजनेसमैन तक कनेक्शन रखने पड़ते हैं भाई। कौन कब काम आ जाए यू डोंट नो। सबसे बड़ी बात है, अगर आपके कनेक्शन अच्छे हैं और आप में दम है, आइडिया में दम हो ना हो, आपको मिल जाएंगे बहुत आराम से। या तो बिजनेसमैन को अप्रोच करो, आपको मिल जाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन सपोर्ट करता है। किसी का अगर 5 करोड़ का धंधा है, आपको 10 लाख का बनाना है, वो सपोर्ट कर देगा आपको। किसी का 100 करोड़ का है, आपका 2 करोड़ का बनाना है, वो सपोर्ट कर देगा। सबसे बड़ी बात है, पहली चीज है बिजनेसमैन। कनेक्शन बनाओ, बिजनेसमैन के साथ बनाओ, हर आदमी के साथ बनाओ, चाहे कोई बिजनेस भी ना करता हो, लेकिन पैसा अच्छा खासा है, वो सपोर्ट कर देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप में दम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात है, जैसे अश्नीर ग्रोवर जी भी कहते थे शार्क टैंक में, बंदे में दम होना चाहिए। पैसा तभी लगाया जाता है। लोग कहते हैं, लोग बड़ी बड़ी पीपीटी लेके आते हैं, लोग मैकबुक में पीपीटी लेके आते हैं, मेरे पास भी आते हैं। मैकबुक में पीपीटी लेके आए, सर को इंप्रेस कर देंगे, कहते वो बंदा हम देख के हमें क्या शक्ल से ही हरामी लग रहा हमें, तो क्या करे। पैसा नहीं लगेगा कभी भी, बंदे को देखा जाता है। पीपीटी बंद करके आओ भाई, तब बिजनेस बताओ, बिजनेस की कितनी नॉलेज है। तो आज की डेट में पहली चीज तो ये, अगर इन्वेस्टिंग चाहिए, अगर इन्वेस्टर्स आप चाह रहे हो, सबसे पहला काम तो कनेक्शंस बनाओ। दूसरा, अगर आप ढूंढना चाह रहे हो, सबसे बड़ी इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, समिट्स होते हैं बहुत सारे इन्वेस्टिंग के लिए, वहां लोगों के साथ नेटवर्किंग होती है। घूम फिर के बाद नेटवर्किंग पे ही आ गई, जो मैंने पहला पॉइंट बताया। नेटवर्किंग से रेफरेंस मिलते हैं, आपके फाउंडर्स कॉन्टैक्ट में है, आपने स्टार्टअप शुरू किया, आप फाउंडर के साथ कनेक्शन बनाओ, हो गया खुद। और आजकल सोशल मीडिया ब्रांडिंग तो ऐसी चीज है, अगर आपने ब्रांडिंग अच्छे लेवल पे की, आप किसी को पिच करने जाओ, लिंक्डइन के थ्रू पिच करने लग जाओ। आप सारे फाउंडर इन्वेस्टर सब वही है, एक तरफा आप पिच करने लग जाओ, वो सबसे पहले आपका नाम भरेगा, इंस्टाग्राम पे भरेगा, यूट्यूब पे भरेगा, गूगल पे भरेगा आपकी कंपनी का। अगर वहां आपकी बढ़िया लेवल की ब्रांडिंग है, आपको फंडिंग बहुत आराम से मिल जाएगी। बहुत लोगों को मिली। आप, मैं बताऊं, 95% स्टार्टअप को जो फंडिंग मिली वो लिंक्डइन के थ्रू मिली। हाँ जी,
आप देखो लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनो आप, उन्होंने अप्रोच कहाँ किया इन्वेस्टर को, लिंक्डइन पे किया, हो गया काम। तो ये 2-3 चीजें, कनेक्शन बनाओ बहुत बढ़िया, और लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच करो, इससे प्यारी चीज कुछ नहीं है। और जो समिट्स आजकल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फाउंडर्स के साथ टच में आओ, वहां से आपको रेफरेंस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सर ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे हमें डिसाइड करना चाहिए कि नाउ वी नीड सम इन्वेस्टर्स, क्योंकि बिजनेस का बेसिक तो हो गया, स्टार्ट कर दिया आपने, अब आपको कब चाहिए फंड्स, कैसे? मैं आपको बताऊं, मैं इस चीज में आपको बता नहीं पाऊंगा एक्चुअली, है ना, क्योंकि मैं इन्वेस्टर्स के थोड़ा खिलाफ हूँ अच्छा, बिजनेस में एक्चुअल में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अकेले बिल्ड हो सकता है। निखिल कामत हुए, कंपनी बिल्ड की बिना किसी इन्वेस्टर्स के। एक टाइम ऐसा आएगा, फिर तो वही बात आ गई, बिजनेसमैन होने का फायदा क्या है? आपने इन्वेस्टर्स लगाया, इन्वेस्टर्स कहेगा भैया मुझे साल के एंड तक इतना चाहिए टर्नओवर, फिर तो नौकरी वाली बात आ गई, फिर तो आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं करोगे, आप नौकरी वाली बात आ गई। अगर बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो खुद करो काम, कोई दिक्कत नहीं, इतना दम रखो कि बिना उसके करोगे हम। बैंक से लोन ले लो, ज्यादा दिक्कत है तो बैंक अगर लोन नहीं दे रहा तो भैया दिक्कत है तुम में ही। अगर तुम्हारा आइडिया बढ़िया है, तुम्हारे कनेक्शन बढ़िया है, तुम्हारे कनेक्शन वाले पैसा नहीं दे रहे, तुमको इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो बाहर का, तो नियत में ही खोट है। आजकल यही तो चल रहा है, लोग फाउंडर क्या करते हैं, फंडिंग उठा ली, सैलरी मिल गई, सैलरी लिख दी 2 करोड़ रुपए महीने की, सैलरी मिल रही है, काम चल रहा है, और आखिरी में वही होता है, इन्वेस्टर कंपनी हथिया लेते हैं, फिर क्या करोगे, खत्म, अस्तित्व मिट जाएगा पूरा, कुछ नहीं बचेगा। सही बात है। तो मैं कहता हूँ अगर बिजनेसमैन बनना है तो नीड ही नहीं है एक्चुअल में। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया जी कि एक इंसान एक बिजनेस कर रहा है, 10-12 घंटे लगाता है अपनी जिंदगी के हर रोज के, और उस बिजनेस को आगे लेवल तक लेके जाता है, ठीक है। अगर वही मतलब इसका ये है कि एक बिजनेस इतना टाइम तो लेता है, अब वो 2 बिजनेस कर रहा है, 3 बिजनेस कर रहा है, तो इस हिसाब से तो उसके 24 घंटे पूरे हो गए, तो फिर वो 3 बिजनेस कैसे कर सकता है? उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या तरीका होता है ऐसे मल्टी बिजनेस करने का? मेरे पास नवीन जी बहुत क्वेश्चन आता है ये कि सर ज्यादा बिजनेस जब हो जाए तो उनको मैनेज कैसे करें। हाँ, क्योंकि जैसे बड़े लेवल के बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी जी है, उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। अब सोचो दिन में 24 घंटे हैं, बिजनेस 2400 है, मैनेज कैसे होंगे? इनका सबसे प्यारा तरीका ये है कि आपको है ना टाइम नहीं देना, आपको रिपोर्ट लेनी है और सजेशन देना है, 2 चीज। ऑटोमेशन इस लेवल पे कर दो, मान के चलो मेरे जो बिजनेस है, मैं जो करता हूँ स्पेशली, मैं एक बंदे को इस लेवल का हेड बना देता हूँ, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है धंधे में क्या चल रहा है। बिल्कुल, मैंने उसको बता दी कि मुझे महीने का प्रॉफिट इस लेवल का चाहिए, मैं टर्नओवर इस लेवल का चाह रहा हूँ एक्चुअल में। उससे मैं डेली 10 से 15 मिनट बात कर लेता हूँ मॉर्निंग में, मैं क्या आज का क्या प्लान है, क्या करने वाले हो, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने सजेशन दे देता हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ आ रही है तो क्या करना चाहिए, बस मेरा इतना काम है, मेरी मॉर्निंग बात होगी, फिर मुझे करना ही नहीं फिर उसमें कुछ एक्चुअल में। लोग क्या करते हैं, लोग उलझे रहते हैं उन्हीं के अंदर कि स्टाफ में क्या चल रहा है, अच्छा वो चल रहा है उससे भी बात करनी पड़ेगी, वो अच्छा वो तो जॉब छोड़ने की सोच रहा है, चलो उससे भी बात करनी पड़ेगी, इतनी में नहीं जाना। लेकिन ये काम होता है जब बंदा का धंधा ऑटोमेट हो जाता है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए है, प्रॉफिट है, फिर तो आप ऑटोमेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं बनाया तो पहले बना लो वो टाइम देके। लेकिन जब 2-3 बिजनेस है और बढ़िया लेवल पे कर रहे हैं तो एक एक बंदा आपको रखना है। अगर 3 बिजनेस है, 3 बंदों से रिपोर्ट लेनी है आपको। और बड़े लेवल के बिजनेसमैन तो करते यही है कि चाहे 30 बिजनेस हो, रिपोर्ट एक से लेंगे। 300 बंदे काम करते हो कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ एक से लेनी है। जवाबदेही सिर्फ एक आदमी की होनी चाहिए। 300 से क्या करना है हमें? सही बात है। दिस इज द थिंग। सर एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, जी, जो कि आपने बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है, थैंक यू सर। एक बिजनेसमैन के लिए ऐसी कौन सी 2-4 हैबिट्स होनी चाहिए उसके अंदर जो कि उसको लाइव रखेंगी, उसको एनर्जेटिक रखेंगी, उसको बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगी? इसमें सबसे पहली जो हैबिट है, मैं मानता हूं कि ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत पावरफुल होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन पावर, जिस बंदे की वो कहते हैं पूरी हाई पे है, उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आजकल लोग क्या है, बिजनेसमैन है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, आज बेटा समोसा मंगा लो भाई, समोसा खाएंगे पहले तो। उनका खाने पीने पे ज्यादा ध्यान है एक्चुअल में, वो उस चीज पे फोकस नहीं करते क्या चल रहा है एक्चुअली उनके आसपास। धंधे की बात हो रहा है, हमें तो पता है भाई, क्या बताया भाई, हमें पता है। और इस बिहेवियर के चक्कर में, इस एटीट्यूड के चक्कर में कितने करोड़ों का वो नुकसान करा लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जर्वेशन आप अपने स्ट्रॉन्ग रखो। आप किसी से मिलने जा रहे हो, कोई नौकरी वाला क्यों ना हो, आप उसका थॉट प्रोसेस सुनो, आपको सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। चाहे नौकरी वाले से भी सीखने को मिल जाएगा आपको।
नौकरी वाले से आपसे मैं मिलता हूँ, मेरे कुछ दोस्त है जो नौकरी करते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा तुम्हारा बॉस तुम्हें क्या क्या काम देता है, अच्छा ये देता है, यार यार मेरे बॉस ने जीना आराम कर दिया, क्यों, मैं क्या, क्यों, उसकी क्या बहुत बात बुरी लगती है, मैं उससे पूछता इसलिए हूँ मैं ना करूँ वो। सही बात है सर। अगर मैं दिमाग खुला ना रखूँ, ऑब्जर्वेशन मेरी हल्की हो, फिर तो हो गया काम। बिल्कुल सही। सबसे पहली जो क्वालिटी हैबिट है वो है ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए बिजनेसमैन को। दूसरी बात है बिहेवियर। मैं नवीन जी एक बात बता रहा हूँ आपको, मैंने 8 साल के तजुर्बे से सीखी है, लोगों को बात करने की तमीज ही नहीं आजकल। जो बंदा बिहेवियर में जीत गया ना, वो धंधे में जीत गया आज की तारीख में। आपको कस्टमर के साथ डील करनी है, आपको इन्वेस्टर के साथ डील करनी है, अगर उस लेवल पे जा रहे हो, आपको अपनी टीम के साथ डील करनी है, स्टाफ के साथ डील करनी है, आपके ऑफिस में झाड़ू मारने वाले के साथ तक डील करनी है। लेकिन वो भी टिकेगा तब जब आपका बिहेवियर बढ़िया हो। अगर एक बंदा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 2 जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर सारे जाने को तैयार हो रहे हैं ना, बिहेवियर में गड़बड़ है। सही बात है। तो इसलिए मैं मानता हूं बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। आज मैं देखता हूं लोगों का, आप किसी बंदे को चेक करता हूं, मैं अपनी टीम में चेक कर लेता हूं, मान के चलो मुझे देखना अपना स्टाफ देखना किस लेवल का है, मैं क्या कोई नहीं, मैंने 15 दिन पेमेंट रोक ली, मैं देखना चाहता हूं इसका बिहेवियर क्या सेम रहता नहीं, कोई एक बंदे का बदल गया, कह रहे सर ये बढ़िया बात नहीं है ये वो, मैं समझ गया मैं क्या गड़बड़ है, मुझे पता पेमेंट 1 सेकंड में दे दूंगा। जो बंदा इस लेवल का धंधा करो उसके लिए 2000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं टेस्ट करता रहता हूँ लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। इसका मतलब इसकी तो मेरे साथ बिहेवियर तब तक है जब तक सैलरी मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है तो सेम। बिल्कुल। और वहां बंदा खराब। जो मेरे साथ आज तक टिके हैं लोग, ये वही लोग तो टिके हैं, वही लोग तो चुने हुए हैं मैंने जिनका बिहेवियर बढ़िया है। और मैं सबको सजेशन देना चाहता हूँ जिन्होंने बिजनेस किया है नहीं किया है, अगर जीतना है बड़े लेवल पे, किसी बड़े आदमी का खास बनना है, आप बिहेवियर में जीत जाओ। बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ी बात है। तो ये 2 हैबिट मैं मानता हूँ 3 सबसे जबरदस्त है। और तीसरी यही है कि प्रॉफिट पे ध्यान दो। बिजनेसमैन ध्यान दे रहे हैं इस बार ऑफिस में कौन सी चेयर लगवानी है, बिजनेसमैन ध्यान दे रहे हैं इस बार कपड़े क्या पहनने हैं, बिजनेसमैन ध्यान दे रहे हैं कि भैया कस्टमर को क्या बात करूं क्या ना करूं। कस्टमर सोच रहे अगली दिवाली पे झालर यार इस बिल्डिंग पे लगानी है, अब की बार इस बार लाल वाली लगाएंगे वो ये नहीं देख रहा प्रॉफिट हो रहा है नहीं, और अगले दिवाली पे तो दिवाला निकल जाएगा धंधे का। तो मैं यही कहता हूँ प्रॉफिट का सोचो। बिजनेस में सिर्फ एक चीज जरूरी होती है प्रॉफिट, को दूसरा कुछ नहीं होता। प्रॉफिट आ रहा है बढ़िया है, आपकी टीम आपका स्टाफ आपसे खुश है, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। ये 3 हैबिट आपको पकड़ ली, चौथी की पकड़ने की नीड ही नहीं है। बहुत सही बात बताई है सर आपने। थैंक यू सर। कार्तिक सर जी, बात करके बहुत अच्छा लगा। अरे वंस अगेन द मैन विद द आइडियाज, स्पेशली बिजनेस आइडिया। इट्स माय प्लेजर नवीन जी। सो सर आपसे फिर मिलेंगे फ्यूचर में, हम दोबारा फिर कोई एक डिटेल पॉडकास्ट पे किसी डेफिनेटली पे बात करेंगे। लोगों की डिमांड आई इस कमेंट में जरूर हम करेंगे, डेफिनेटली शूट करेंगे। एंड नवीन जी एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया मजा आया मुझे भी पॉडकास्ट में। एंड मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। थैंक यू सर, मजा आ गया सच में। थैंक यू सर।